अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ एक नई सुबह के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीब आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। नाजरीन, मैं सोच रही थी कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत से लोग हमें मिलना जुलना पड़ता है और हमारा पाला पड़ता है उन लोगों से, और कुछ लोगों की बातें हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट भी करती हैं। कुछ लोग हमारी परेशानी का बाइस भी बनते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत गुस्सा भी आ जाता है और जो हमें अंदर ही अंदर से नुकसान पहुंचाता रहता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे साथ जिनसे हम गुस्से का इजहार नहीं कर सकते, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको हम नहीं बता सकते, लेकिन वो गुस्सा हमारे लिए परेशानी का बाइस बनता है, हमें अंदर से खराब कर देता है या कह ले के खोखला कर देता है। इसलिए लोगों को माफ़ करना सीखिए और गुस्सा ख़त्म करना सीखिए। और वैसे भी कहते हैं ना कि माफ़ वो लोग करते हैं जो अंदर से मजबूत होते हैं, और अंदर से खोखले लोग इंतकाम और अपने बदले की जंग में जलते ही रहते हैं। खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने हमें एक ऐसे खित्ते से नवाजा है जहाँ हम चार मौसमों से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। कभी सर्दी आ जाती है, कभी गर्मी, कभी खिज़ा, तो कभी बहार का मौसम अपने रंग दिखाता है जो चल भी रहा है। और मौसमों के साथ साथ हमारा पाकिस्तान बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे ऐसे सियाहती मकामात हैं कि देखने वाले को अपने शहर में जकड़ लेते हैं। और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को शिकस्त देकर टेररिज्म से टूरिज्म तक का सफर बड़ी ही मुश्किलात के बाद तय किया है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान शुरू दिन से ही पाकिस्तान में सयाहत के फ़रोग़ के लिए कोशा है, और एक बार फिर उनकी जानिब से सयाहत के फ़रोग़ के अज़्म का इजहार भी किया गया है। और उनका मानना है कि सयाहत को फ़रोग़ देकर बेरोज़गारी का खात्मा किया जा सकता है। इस हवाले से हुकूमत पंजाब का भी बड़ा फैसला सामने आया है और पंजाब के 30 से ज़ायद सियाहती मकामात को तरक्की देने का फैसला किया गया है, जिसमें बुद्ध मत और सिखों के 8 मुकद्दस मकामात भी शामिल हैं। और पाकिस्तान में टूरिज्म मुल्क की मईशत में क्या किरदार अदा कर सकता है, पाकिस्तान में सियाहत के हवाले से कितनी पोटेंशियल है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं MD टूरिज्म डिपार्टमेंट है मोहम्मद तनवीर जब्बार हैं। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। सर, हमने देखा कि वज़ीर आज़म हो या वज़ीर आला पंजाब हो, टूरिज्म के हवाले से वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हमें नज़र आते हैं। और अब जो है ये टूरिज्म फॉर इकनॉमिक ग्रोथ का भी ऐलान कर दिया गया है और उसमें 30 मकामात को एक्सप्लोर करने का, फ़रोग़ देने का फैसला किया गया है। तो इनमें कौन कौन से मकामात शामिल हैं, हमें बताइएगा। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टूरिज्म जैसे टॉपिक को डिस्कस किया यहाँ पे, और पर्टिकुलरली बहार के मौसम में। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें जो कलरफुल इवेंट्स इसकी होती हैं और बाकी तमाम चीज़ें, उससे यकीनन टूरिज्म को फ़रोग़ मिलता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब, इनका जो बेसिक विजन है वो एक हाई एंड टूरिज्म को प्रमोट करना, और उससे 3 किस्म के फ़वाइद उठाने। आपकी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, आप रेवेन्यू जनरेट करें, इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटीज़ आएँ। उस सिलसिले में डिफरेंट जोन्स कायम किए गए हैं। अगर आप साउथ की बात करें तो आज तक कोह सुलेमान के एरिया को भी टच नहीं किया गया। बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पे रोड की एक्सेस बेहतर कर दी गई है, वहाँ पे साइनेज कर दिए गए हैं, वहाँ गजीबोज लगा दिए गए, वहाँ के लोकल लोग जो हैं उनको उससे एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। ठीक है। उसी तरह से आप बहावलपुर को देखते हैं तो वहाँ पे आपको टूरिज्म मिलता है, सहराई टूरिज्म, जो आपका डेजर्ट टूरिज्म है, वहाँ पे अरब में बहुत मकबूल है। वहाँ पे एक रिजॉर्ट अभी CM साहब ने उसका इफ्तिताह किया है। और इसी तरह बहावलपुर में डबल डेकर बस, जो सिर्फ पहले लाहौर में थी, अब आप देखते हैं वो बहावलपुर में भी और रावलपिंडी में भी है। इसी तरह से वहाँ जो महलात हैं उनके बारे में पूरा एक वहाँ पे आपका जो प्लान हमने बना दिया है। मुल्तान बात करें तो स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात होती है। वहाँ पे जो बाहर से भी लोग आते हैं, पाकिस्तान से तमाम लोग वहाँ ज़ियारतों के लिए आते हैं। वहाँ पे हमारा प्लान है कि उनको फैसिलिटेट करने के लिए छोटे साइज़ की बसें और वहाँ पे रिजॉर्ट्स वगैरह कायम किए जाएं। ठीक है। अब आप नॉर्थ में चले जाएं तो सारा फोकस पहले मरी के ऊपर था। उसमें आप 2-2 घंटे ट्रैफिक में ब्लॉक रहते थे। आप बजाय वहाँ पे एंजॉय करने के एक आप मुसीबत में आ जाते थे और उससे माहौल बड़ा ख़राब हो रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ज़रूरत इस उम्र की थी कि कोई नई डेस्टिनेशन बनाई जाए और उन डेस्टिनेशन को एक प्लान तरीके से बनाया जाए। तो कोटली सतियाँ एक खूबसूरत जगह है। अब उस जगह को आइडेंटिफाई करके उसकी बाकायदा फिजिबिलिटी स्टडीज़ की गई हैं कि किस जगह पे होटल्स होंगे, कहाँ पे आपके रिजॉर्ट्स बनेंगे, कौन से आपने पार्क्स बनाने हैं, बाजार किस तरह से होंगे। तो उसकी पूरी सर ये पूरा प्लान आउट कर लिया गया है? प्लान आउट किया, लेकिन जैसे आपने अपने स्टार्ट में बताया कि इसके मुआशी फवायद क्या होंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। इसको हैपहेजर्डली नहीं किया गया। बेसिकली विजन यही है कि मैंने जैसे शुरू में कहा कि इससे रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगी और
लोग इन्वेस्टमेंट करें ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि बाहर से आए। और जब इन्वेस्टमेंट होती है तो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक इफ्तिताह किया आपका नंदना में, तो उन्हें उसने रेडियस कहा कि उस रेडियस के अंदर जितने वहाँ पे किले हैं, जितनी वहाँ पे अट्रैक्शंस हैं, उन सब का एक पैकेज बनाया जाए। तो बहरहाल आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, कल्चर, नेचर, सब चीज़ें इस वक्त जो है ना प्रॉपरली कंट्रीब्यूट कर रही हैं, जैसे आपने कहा, बिल्कुल ऐसे ही मुआशी तरक्की, बिल्कुल ऐसे ही मुआशी तरक्की के लिए। और हमने देखा है तनवीर साहब की मौजूदा हुकूमत रिलीजियस टूरिज्म को बहुत ज़्यादा फ़रोग दे रही है, तो इसकी कितनी अहमियत है और ये हमारी मशत के लिए कितना फ़ायदेमंद होगी? पंजाब में जो सियाहत है तीन चीज़ों के गिर्द घूमती है। बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट रूहानी, जो आपने रिलीजियस का, उसके बाद आर्कियोलॉजिकल साइट जो आपके तारीखी मकामात है, और उसके बाद नेचर आती है मरी और इस साइड पे, और ख़ास तौर पे तो रिलीजियस एक ऐसा पोटेंशियल है जिससे हम काफ़ी इकोनॉमिकली उससे एनरिच हो सकते हैं। तो इस सिलसिले में खास तौर बहुत ज़्यादा अटैच्ड भी हैं जी एग्जैक्टली। और इसमें हमने कुछ ममालिक के साथ MOUs किए हैं, उज़्बेकिस्तान के साथ किया है। वहाँ से कल मेरी बात हुई थी, कुछ लोग यहाँ पे आएंगे, आपके जो रिलीजियस टूर का एक्सचेंज है वो करेंगे। इसके अलावा हमने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कोविड-19 की वजह से काफ़ी पहले फंक्शनल एक्टिविटीज़ रुकी हुई थी। लाहौर से हमने पैकेज टूर का इंतज़ाम किया है, ताकि बाहर से जो लोग आते हैं या जो लोग रश से अवॉइड करते हैं, उनके लिए हमने प्रॉपर एक एलीट सर्विस स्टार्ट की है वैन्स की, कि उनको हम ना सिर्फ रास्ते में अवेयरनेस देते हैं वहाँ की, बल्कि वहाँ पे जो है उनकी हेल्प करते हैं कि पार्किंग कर सकें, आप सब कुछ कर सकें। लेकिन इसके साथ साथ आपका रिलीजियस में हिंदूज के भी आ जाते हैं, आपके बुद्धिस्ट भी आ जाते हैं। 8 मकामात हैं उसमें, सिखों के और बुद्ध मत के। उनके लिए बाकायदा उसके लिए रिहेबिलिटेशन का प्लान है, जिसमें वर्ल्ड बैंक हमारी हेल्प कर रहा है। इसके अलावा जो म्यूजियम्स हैं हमारे, जहाँ पे आर्टिफैक्ट्स हैं उनके, खासतौर पे कोरिया से, इधर उधर से, लाहौर हमारा बहुत एनरिच है, टेक्सला बहुत एनरिच है, तो उन सब को जो है उनकी मैनेजमेंट प्लान बन गए, और उनको बेहतर बनाने के लिए, अपडेट करने के लिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लाने के लिए उस पर काम स्टार्ट हो चुका है। तो इंशाल्लाह ख़ास तौर पर रिलीजियस की बात जब हम करते हैं, तो उसमें हम जो हिंदुओं के मंदिर हैं उनको भी बेहतर करें। अभी जो नंदना है बेसिकली हिंदुओं का ही मंदिर है, हाँ। तो इसके साथ साथ आपके जो बुद्ध मत हैं उस पर भी हम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इन सब चीज़ों जब बेहतर होंगी तो इकोनॉमिकली हम इससे काफ़ी फ़वायद उठा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन सर, एक बड़ा मसला जो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम लोग सयाहत के लिए कहीं जाते हैं तो जो टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ना होने के बराबर होता है। हम किसी जगह पहुँच तो जाते हैं लेकिन सड़कें नहीं होती, या टूट फूट का शिकार होती हैं, या अगर वहाँ से भी निकल जाते हैं तो आगे होटल्स उस तरह के हमें नहीं मिलते जिस तरह का होना चाहिए। तो ये मनसूबाबंदी तो हम लोगों ने कर ली है, लेकिन इन चीज़ों का ख्याल रखा गया है? नहीं थी मनसूबाबंदी, इस चीज की पहले नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। ये गवर्नमेंट की जब ऑनरशिप मिलती है, हाँ। जब इसको प्रायोरिटी मिलती है, उसके बाद ये मनसूबा बनती होती है। हैज़र्डली चीज़ें हो रही थी, अब एक प्लान तरीके से हो रही है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, इससे पहले पंजाब में कोई सियाहती पॉलिसी नहीं थी? जी नहीं थी। पंजाब की पहली सियाहती पॉलिसी 2019 के अंदर। अच्छा, ठीक है। तो इससे पहले कोई हमारा प्लान नहीं। ठीक है। तो अब क्या प्लानिंग की गई है? उसमें यह कि एक्सपर्ट्स जो हैं, प्रोफेशनल्स जो हैं, आप उनको होटल्स वगैरह दें जो गवर्नमेंट के रिजॉर्ट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक पूरे पंजाब के रेस्ट हाउसेस की पॉलिसी डेवलप कर ली है, जो कैबिनेट से अप्रूवल के लिए गई है। उसके तहत हम जितने जो एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो वो स्टेक होल्डर जिनके पास ये तजर्बा है, हम अपने रिजॉर्ट्स उनको दे रही हैं। हमारी ननकाना जो रिजॉर्ट है जहाँ पे सिख आते हैं, वो इस वक्त हमने एक पर्ल कॉन्टिनेंट होटल की ब्रांच है, होटल 1, उनसे 20 साल के लिए दे दिया। तो उससे ना सिर्फ क्वालिटी बेहतर होगी, उन लोगों को जॉब भी मिलेगा। और आपने बात की क्वालिटी की और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये है कि एक्सपर्ट्स को आगे लाया जाए, प्रोफेशनल्स को आगे लाया जाए, लीज पे दिया जाए। हमारा काम होगा मॉनिटरिंग करना, हमारा काम होगा उनको फैसिलिटेट करना, और पूरी दुनिया में टूरिज्म का यही मॉडल है। एंड दैट हैज़ बीन स्टार्टेड अकॉर्डिंग टू पॉलिसी। और पॉलिसी के 3 सेगमेंट हैं कि आपने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कैसे करने, अपने इदारों को कैसे बेहतर बनाना है, दूसरा है कि आपने इन्वेस्टमेंट कैसे लेके आनी है, और तीसरा है आपका कि आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे बेहतर करने हैं। एक टूरिस्ट जो जाता है उसके कुछ राइट्स होते हैं, इसी तरह से हम किसी जगह पे जाते हैं तो उस कल्चर को हम डैमेज ना करें, वहाँ की ट्रेडिशंस को डैमेज ना करें। तो इसके तीनों सेगमेंट पे अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है, और ये पहले कभी नहीं था। ये एक पॉलिसी आई है, पॉलिसी के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनना है, और ये कंट्रीब्यूट करेंगे। आपकी उसी बात को मैं बार बार कहूँगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ हमारे रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ करेंगे, हमारी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा
बेहतर होगी, हम मुआशी तौर पे इसको फ़ायदा हम उठाएंगे। फायदा तो उठाएंगे। जो टेररिज्म से सियाहत तक का सफ़र जी। था, ये सिर्फ सफ़र नहीं है, ये इसके इसमें बड़ी मुश्किलात आई हैं, हम लोगों ने देखा भी है कि किस तरह ये सफर तय किया गया है। तो सर अभी हम बात कर रहे थे कि कोई जब सियाहत करने के लिए लोग जाते हैं तो वहाँ पर जाके गंद बहुत ज्यादा मचा दिया जाता है सियाहती मकामात पर, और लोग इस चीज का ख्याल नहीं रखते। ये कितना बड़ा मसला है? जुनैरा, पहले तो हमारी अपनी भी कोई जिम्मेदारी है। जी कि बिल्कुल, आप गंडेरियां खा के या किन्नू खा के मोटरवे पे, कभी आपने ये सोचा है कि इसको उठाना कितना मुश्किल है, बिल्कुल ऐसे ही सर। कितनी लाइफ थ्रेट है उसके अंदर। लेकिन इसके बाद दूसरी तरफ मैं जैसे आपको बताया कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाते हैं तो वहाँ पे और भी बहुत मसाइल हैं। तो ज़रूरत इस बात की कि जो अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन है वहाँ पे आप जाएं। अभी इस 7 तारीख को लाहौर से कोई 300 के करीब साइकिलिस्ट जो हैं वो धराबी लेक में, सॉरी आपका सून वैली में जा रहे हैं। अच्छा। उछाली लेक पे और खबेकी लेक पे। तो वहाँ पे वो साइकिलिंग करेंगे। बेसिकली उनका मकसद ये है कि एनवायरनमेंट के साथ अपना रिश्ता जोड़ें और सस्टेनेबल टूरिज्म की जाएं और नई डेस्टिनेशंस को प्रमोट करें। तो सून वैली इंतहाई खूबसूरत है, लेकिन लोग वहाँ पे नहीं जा रहे। ज़रूरत इस बात की है कि आप नई डेस्टिनेशंस पे जाएं और इसके साथ साथ आप वहाँ पे बाकायदा उसकी रूल्स बना दें, उसकी लेजिस्लेशन करें। लेकिन सर यहाँ पर जो अभी आप बात करें कि नई नई डेस्टिनेशंस पर जाएं, लेकिन अनएक्सप्लोर्ड हैं, लोगों को नहीं पता उनके बारे में, अवेयरनेस नहीं है, तो फिर उनको कैसे बात करें या उन तक इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचाएं? क्योंकि सबको सिर्फ ये पता है कि हमने मरी जाना है, मरी में जाकर ही एंजॉयमेंट करनी है। मैंने आपको बताया कि 300 लोग जब साइकिल पे खबेकी पे जाएंगे, सून वैली पे जाएंगे, ये अवेयरनेस है। उसके लिए पंजाब का एक पूरा प्रोग्राम है, शोकेसिंग पंजाब। ठीक है। उसके तहत वीडियोस बनाई गई, हमने बाहर के ममालिक में भी भेजी हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी हम कर रहे हैं। आपकी बात दुरुस्त है कि इसमें मज़ीद ज़रूरत है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। लेकिन आपके प्रोग्राम्स और आपके जो इवेंट्स हैं उनके अंदर जब हम ये दिखाएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर लोगों को पता चलेगा। और सर मुझे बताइए, लाहौर की अगर सियाहत को देखा जाए तो दुनिया में इसका तज़किरा किया जाता है, और क्या पंजाब की सियाहत सिर्फ लाहौर तक महदूद हो गई है, इसलिए बाकी पंजाब को डेवलप नहीं किया जा रहा? चीफ मिनिस्टर पंजाब का एक विजन है कि टूरिज्म इज़ फॉर ऑल। ठीक है। इस वक्त जो लाहौर में या दूसरे शहरों में हो रहा है, इक्वली पूरे पंजाब के अंदर हो रहा है। ठीक है। आपको मैंने बताया कि कोटली सतिया को डेवलप किया जा रहा है, वहाँ पे एक इकोनॉमिक रिवाइवल होगी उसके साथ। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो कोहे सुलेमान पे भी हम काम कर रहे हैं। तीसरी तरफ आप देखें कि डेजर्ट के अंदर आपकी रिजॉर्ट बना दी, जो आपकी डबल डेकर बसेस थी दैट वाज ओनली मेंट फॉर लाहौर, लेकिन अब वो रावलपिंडी में भी हैं, अब वो बहावलपुर में भी चली गई हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द मुल्तान और डेरा गाजी खान में जाएंगी। ये चीज़ें जब जाती हैं तो लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उनके अपने एसेट्स की अहमियत का पता चलता है और उनके मुआशी तौर पे वो उनको रोज़गार मिलता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हम जिस एरिया में जाते हैं वहाँ के जो लोकल स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम ट्रेनिंग दे देते हैं टूरिस्ट गाइड की। तो आप लोग जब जाते हैं तो उनको पता होता है कि अपने एसेट्स को किस तरह से आपने इंट्रोड्यूस करवाना है, और उसके साथ साथ उनको एक इनकम के ज़राए भी मुयस्सर हो जाते हैं। तो ये बात कहना दुरुस्त नहीं है कि तमाम टूरिज्म का मरकज़ जो है वो लाहौर होगा। इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर आपका जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें एलोकेशन है, लेकिन लाहौर बहरहाल हमारा कैपिटल है, इस पर हमारा फोकस होना चाहिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई सेक्रेटरी कि उनका एक विजन था कि जितनी भी हिस्टोरिकल साइट्स हैं उन पे आपका एक्सपीरियंस बहुत बेहतर होना चाहिए, क्योंकि लाहौरी भी ऐसे कुछ हैं जिनको लाहौर में भी जो तारीखी मकामात है उनका नहीं पता। आपका जो साइट सीइंग बस है हमारी डबल डेकर, उसके लिए हमने स्पेशल टूर्स चलवाए हैं, लेकिन अभी लोगों का ट्रेंड इन चीज़ों की तरफ कम है। हाँ तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब जाएंगे आप उनको बताएंगे उसकी अहमियत। तो इस वक्त आप शालीमार पे जाके देखें, आपको बाकायदा वहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंटर मिलेगा, सोवेनियर शॉप मिलेगी। इसके अलावा वो एक माहौल दिया गया है कि उस वक्त शाही दरबान कैसे होते थे, उनके साथ अपनी फैमिली के साथ आप फोटोग्राफ्स बना सकते हैं। इसके अलावा टूरिस्ट गाइड वहाँ पे हमने दिए। देन हम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वहाँ पर लेके जाते हैं, उनको अवेयरनेस देते हैं। इकबाल डे के ऊपर जो इकबाल की रिहाइश का है उसमें लेके जाते हैं। इसके अलावा एक बहुत इनोवेटिव हमने प्रोग्राम शुरू किया है, इंशाल्लाह कोविड की वजह से कॉलेज स्कूल बंद थे, दैट इज़ यूथ डेवलपमेंट। उसका बुनियादी मकसद ये है कि हम अपने यूथ को टूरिज्म के साथ अटैच करें कि टूरिज्म क्या है, इसके मुआशी समाजी फवायद क्या है और इसके नुकसानात भी हो सकते हैं। इसको सिलेबस में नहीं डाल देना चाहिए? बिल्कुल डालना चाहिए, और इस ताकि बच्चों को पता चल सके, बच्चे पढ़ें। बिल्कुल ये कर रहे हैं। इसके अलावा जो आपने बात की कि माहौल ख़राब हो रहा है, वो भी हमने साथ साथ बताना है।
क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है, और हमारी अपनी जिम्मेदारी है और एक बंदे मैंने ये भी इनको बताना है कि आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं टूरिज्म में। जरूरी नहीं है कि सारे डॉक्टर इंजीनियर बने। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे सर ये बताइए कि लाहौर में हमने देखा है कि वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने तारीखी मकामात को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है और नज़र भी आई है। उनकी वजह से कितना टूरिज्म बढ़ा है और कितना फर्क पड़ा है। लाशारी साहब डायरेक्टर जनरल हैं, हमारे टीचर की हैसियत रखते हैं, मैं तो उनसे बहुत सीखता हूँ और ट्रेंड सेटर हैं वो, ऐसे ही है। वी आर प्राउड ऑफ हिम। और उससे बहुत फर्क पड़ा है, पर्टिकुलरली जब फॉरेनर्स आते हैं तो वो जो हमारा पुराना लाहौर था जिसको हम शर्म महसूस करते थे दिखाते हुए, वो उसी रक्शे में उसी हलवा पूरी वाली दुकान के सामने से दे एंजॉय इट। और उन खास तौर पे लाहौर फोर्ट बाकी हैं उसको उन्होंने 4 चांद लगाए हैं और उनको बहुत से तारीखी मकामात उन्होंने इन्वेंट भी किए हैं जो नहीं पता थे हमें। जी एग्जैक्टली। शाही हमाम जो है उसकी बाकायदा एक्सकवेशन करके नीचे से जो उनके बर्तन और दूसरी चीज़ें निकली उसका एक छोटा सा म्यूजियम बना दिया। इट्स वेरी गुड सोर्स फॉर अस। मैं तो उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ और उन्हीं सीखी हुई चीज़ों को हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बाकी हमारा शालीमार बाग है, जहांगीर का टॉम्ब है, हिरन मीनार है, इन सब के अंदर रेप्लिकेट करें। लेकिन वर्ल्ड सिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक रिच एक्सपीरियंस देने में फॉरेनर्स को भी और लोकल्स को भी। तो सर जाते जाते हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देंगे टूरिज्म के हवाले से, क्योंकि जहाँ पे भी जाते हैं आपने कहा कि गंद मचा जाते हैं, तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? आप खुद ही दे दिया पैगाम। तो आपने पैगाम बहुत सिंपल है, ये हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है, इसके अंदर डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी के अंदर भी डाइवर्सिटी। बिल्कुल ऐसे ही है। नेचर, पहाड़, चट्टाने, जंगल, सहरा, क्या नहीं है इस मुल्क में। ज़रूर एक्सप्लोर करें, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लोर करें। जहां आपको हेल्प चाहिए पंजाब टूरिज्म आपकी खिदमत के लिए हाजिर है, लेकिन हमने अपने मुल्क को क्लीन भी रखना है और ग्रीन भी रखना है। बेशक एक याद में एक दरख्त छोड़ के आएँ और उसकी हिफाजत करें जब तक वो बड़ा नहीं होता, अपने बच्चों की तरह। तमाम स्टूडेंट्स, आज हम सिर्फ अपने हिस्से का एक दरख्त लगाएंगे तो ये मुल्क सब्ज़ भी हो जाएगा, और जब सब्ज़ होगा और उसके साथ हमारे पास एसिड्स होंगे तो हम दुनिया में छा जाएंगे। बेशक ऐसे प्राउड ऑफ पाकिस्तानी टूरिज्म। बेशक ऐसे ही है। सर बहुत शुक्रिया, मोहम्मद तनवीर जवार साहब हमारे साथ मौजूद थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया है। और जनाब हम बात कर रहे थे टूरिज्म के हवाले से कि वज़ीर आला पंजाब और हमारे जो इमरान खान साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, वो टूरिज्म के हवाले से बहुत ज़्यादा बात करते रहते हैं और उसी हिसाब से एक प्लान आउट भी किया गया है और उस पर काम भी जारी और सारी है। तो हम यही कह सकते हैं कि हमारी बेस्ट विशेज़ हैं इन लोगों के साथ कि जो चीज़ें करने जा रहे हैं अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकें। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से। तो गुज़श्ता कुछ सालों से पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से पाकिस्तान एशिया में पहले नंबर पर है। पाकिस्तान में छाती के सरतान के अलावा प्रोस्टेट, गायनोकोलॉजिकल, फेफड़ों और मुंह गर्दन का कैंसर सबसे ज्यादा है। गिल्टियों के कैंसर की शरह दुनिया में 11वें नंबर पर है। पान, सिगरेट और गुटखे के इस्तेमाल से मुंह का कैंसर बढ़ा है। ब्रेस्ट कैंसर में अगर बरवक्त तशखीस हो जाए तो 99% मरीजों को इलाज मुमकिन हो सकता है, लेकिन आगाही और मालूमात ना होने की वजह से इस मोहलिक मरज की तशखीस ही नहीं हो पाती और दुनिया भर में कैंसर के बाईस सालाना 96 लाख अफराद जान की बाजी हार जाते हैं। हर साल ब्रेस्ट कैंसर के तकरीबन 13,80,000 नए केसेस सामने आते हैं, जबकि हर साल इस मरज में मुब्तला तकरीबन 4,58,000 खवातीन की मौत भी वाक़या हो जाती है। पाकिस्तान में कैंसर की केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफे की वजूहात क्या हैं और इनका तदारुक कैसे मुमकिन हो सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर अमराज़े सरतान है डॉक्टर नासिर अब्बास बुखारी हैं। सर मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर कैसे हैं आप? सर अगर देखा जाए कैंसर की अगर ओवरऑल बात की जाए तो बच्चों से शुरू कर लेते हैं कि पाकिस्तान में बच्चों में कैंसर की शरह कितनी है और क्यों बच्चों में बढ़ रहा है? जी देखिए, कैंसर बच्चों में अगर हम पहले बात करें, अगर ये कहा जाए कोई ऐसी वजह कि हम उसको रोक लें तो कैंसर रुक जाएगा, ऐसा तो नहीं। लेकिन जनरल हमारी खुराक, आपने देखा होगा कि हम लोग केमिकल जितना यूज़ करते चले जा रहे हैं, वो वजूहात।
इसके अलावा जो दूसरी बड़ी वजह हम लोग देख रहे हैं कि एक्सपोजर, क्योंकि हमने बताया जिस तरह में ओजोन की लेयर फटती चली जा रही है, ये सारी चीज़ें जो हैं बार बार एक्सरे का इस्तेमाल, CT स्कैन, मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से कैंसर बढ़ता चला जा रहा है। अगर ये कहा जाए कि कोई ऐसी वजह बता दी जाए कि अगर ये नहीं करेंगे तो कैंसर नहीं होगा, बड़ों में तो ऐसा है। अच्छा, बड़ों में तो मुमकिन है। जैसे हम अगर मुंह का कैंसर है तो हम कहते हैं कि आप अगर पान गुटके वगैरह से परहेज करते हैं तो यस आप बच सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप सिगरेट से परहेज करते हैं तो लंग कैंसर से बच सकते हैं। बड़ों में हम ये बात कर सकते हैं कि कुछ वजूहात ऐसी हैं जिसका तदारुक किया जा सकता है, लेकिन अगर बच्चों में बात की जाए तो नो, वो किसी को भी हो सकता है। ठीक है। हाँ, अगर फैमिली में है तो चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, और बच्चों और बड़ों में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है। बच्चों में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा खून का कैंसर है। ओके। बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा खून का कैंसर है, लेकिन अच्छी बात है बच्चों में कि बच्चों में कैंसर के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, जल्दी ठीक हो जाते हैं। जल्दी ठीक हो जाते हैं और उनमें तकरीबन 80 to 90% सर्वाइवल है। यानी कि अगर वक्त पे इलाज हो जाए तो 80 से 90% उम्मीद है कि आपका बच्चा सारी जिंदगी नॉर्मल जिंदगी गुजारेगा। जबकि बड़ों में जरा मुश्किल है। बड़ों में कुछ कैंसर्स तो हैं जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ब्रेस्ट कैंसर अगर वक्त पे इलाज हो जाए उसमें भी 80 to 90% रिजल्ट हैं। इसी तरीके से प्रोस्टेट कैंसर जिसमें बहुत, मतलब तशखीस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है। बच्चों में तशखीस थोड़ी सी लेट भी हो गई है, लेकिन बच्चों में देखिए बच्चा यूं समझिए, वर्डिंग यूज करें 0 मीटर सा, उसका दिल नया है, उसका दिमाग नया है, उसके हर चीज न्यू है, तो वो कीमो का बहुत अच्छा टॉलरेट कर लेते हैं। ओके। इसलिए बच्चों में जब हम कीमोथेरेपी देते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर की, बहुत अच्छे रिजल्ट। इसलिए जो पेरेंट्स हमारे पास आते हैं बच्चों के, हम उनसे कहते हैं बिल्कुल परेशान मत हो, मायूस मत हो, बस क्योंकि कीमो की तो सुनकर ही लोग बड़ा हिचकिचा जाते हैं और डर जाते हैं कि कीमोथेरेपी होगी। देखिए पहले ही समझा जाता था, कैंसर का लफ्ज सुना और मेंटली तौर पे हम तैयार हो गए कि बस डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम समझ जाते थे अब ये बचना तो है, लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं। अब मैंने कहा ना कि देखिए टीबी का जिस तरह रिजल्ट हैं उतना ही तकरीबन अब कैंसर के अगर आप वक्त पे तशखीस कर लेते हैं उतने ही अच्छे रिजल्ट्स हैं जितना टीबी या किसी और बीमारी के। तो इसलिए अब हम ये कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वक्त पे तशखीस। अगर वक्त पे तशखीस हो जाती है और ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है तो कैंसर भी वैसा ही एक मर्ज है जिस तरह बाकी मर्ज हैं और वैसा ही काबिल इलाज है जिस तरह बाकी चीजें काबिल। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों की किस उम्र में ज्यादा ये कैंसर की शरह है या पाया जाता है कैंसर का? बच्चों में डिफरेंट कैंसर। ठीक है। लेकिन जो खून का कैंसर है वो किसी भी उम्र में, 1 साल की उम्र से लेकर 12-13 साल की उम्र तक हो सकता है, मगर अमूमन जो एज होती है वो 6-7-8 ईयर्स की होती है। ठीक है। अच्छा, अब जो बच्चों में इसका कैंसर है, गुर्दे के कैंसर की बात करें, वो छोटे बच्चों में ज्यादा, वो लेस देन 5 ईयर्स, 5 साल से कम उम्र बच्चों में। और कैसे तशखीस होती है? माँ बच्चों का नहला रही होती है, वो देखती है सिर्फ पेट में गिल्टी है। ओके। इसलिए माँ जब बच्चों का नहला रही होती है, हम कहते हैं नजर रखो, जरा सी गिल्टी महसूस होती है, अल्ट्रासाउंड कराते हैं कैंसर है। तो बच्चों में अगर खून का कैंसर होगा, बच्चे का रंग पीला हो रहा होगा, उसके जिस्म में नील धब्बे वगैरह पड़ सकते हैं, कोई गिल्टियां हो सकती हैं। लेकिन इस तरह जो हमारी गिल्टियों के कैंसर हैं जिसे हम कहते हैं लिम्फ नोड के, वो जरा बड़ी उम्र में, तो हम इसको 3 हिस्सों में करते हैं। अगर पेट के जो कैंसर हैं जिसमें गुर्दे का कैंसर है या न्यूरोब्लास्टोमा, वो अमूमन छोटी उम्र में है। खून का कैंसर किसी उम्र में भी हो सकता है, जबकि इसके बाकी जो कैंसर हैं, लिम्फ नोड्स के कैंसर, लिम्फोमा वगैरह, वो जरा बड़ी उम्र में होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए डॉक्टर साहब के बच्चे छोटे होते हैं, आपने बताया 1 साल से 17 साल या 12 साल की उम्र तक हो सकता है, लेकिन अगर 1 साल के बच्चे की बात की जाए तो वो तो कुछ खा नहीं रहा, वो उस तरह की ग़िज़ा ले नहीं रहा, वो तो सिर्फ दूध पी रहा है, तो क्या ये जेनेटिक भी हो सकता है? देखिए, अगर तो लेस देन 1 ईयर है, ठीक है, अगर किसी बच्चे को कैंसर 1 साल की उम्र से पहले है तो हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि जीन्स के अंदर शामिल। ठीक है। अगर 1 साल की उम्र की ज्यादा है तो फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं, ये बाद में हुआ है, तो उसका ट्रीटमेंट प्लान दोनों का डिफरेंट हो जाता है। तो अगर बाद में हुआ है तो फिर उसकी क्या वजूहात होती है? देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई ऐसी वजह कही जाए कि ये ऐसी हम ये कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब तक दुनिया में ये नहीं हम सर्च कर सके कि क्या एक एग्जैक्ट रीजन थी बच्चों की और सिर्फ बड़ों में भी। बड़ों में मैंने कहा ना, कुछ कैंसर ऐसे हैं जिसमें हम बता सकते हैं कि वजह ये थी, लेकिन अक्सर कैंसर ऐसे हैं, मसलन अगर वजह हो तो किसी को ब्रेस्ट कैंसर ना हो, सब लोग अपनी एहतियात कर लेंगे, लेकिन खानदान में है तो चांसेस ज्यादा हैं, जीन्स में है तो चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन ये नहीं है कि आपके खानदान में पहले नहीं है, जीन्स में नहीं और आपको नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए बस हमें, अगर फैमिली में है तो आपको ज्यादा कॉन्शियस रहने की जरूरत है। लेकिन अगर आप ये कहें कि किसी को भी हो सकता है, किसी वक्त भी हो सकता है, तो सिर्फ बंदे को ऑब्जर्वेशन में रहना चाहिए, अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। अगर छोटा बच्चा है तो पेरेंट्स को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। और इनकी जो इलाज है वो कितनी देर तक चलता है बच्चों का, अगर कहा जाए तो? बच्चों में जो गिल्टियों के और इनके कैंसर है, उनके तो इलाज छोटे हैं, विद इन 1 ईयर। अच्छा, 1 साल का इलाज होता है और खत्म हो जाता है। जो खून के कैंसर हैं वो ज्यादा, जो ALL जो हमारी सबसे कॉमन है, उसका इलाज तकरीबन 3 साल चलता है। शुरू में पहले 3-4 माह जरा मुश्किल कीमो के होते हैं, मगर उसके बाद फिर मंथली कीमो पे चले जाते हैं। तो देखिए, जो अगर हम वो पेरेंट्स जिनके बच्चों को कैंसर है, उनको मेरा सिंपल एक पैगाम है कि कीमो लगाते रहें, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक रहेगा। दूसरी चीज जो बच्चों में किलर है, कैंसर बच्चों को नहीं मारता। अच्छा। बच्चों को मारता है इन्फेक्शन।
क्योंकि अगर आप एहतियात नहीं करें कीमो के दरमियान और आपको इन्फेक्शन हो गया, फिर वो बच्चे की या बड़े की जान ले लेता है। तो जो बच्चों जिन पेरेंट्स के बच्चों को कैंसर है या बड़ों को भी कैंसर है, हम उन्हें एक चीज कहते हैं, कैंसर से मत डरो, कैंसर ठीक हो जाएगा, हम मेडिसिन देंगे, रेडिएशन देंगे, कैंसर ठीक हो जाएगा। बस एहतियात ये करें, खाने पीने की चीज़ों में, इन्फेक्शन से बचने में, लोगों से मिलने जुलने में एहतियात करें। अगर आप अपने बच्चों को इन्फेक्शन से बचा लेंगे तो कैंसर ठीक हो जाने वाली है। तो डॉक्टर नासिर, अगर बात की जाए बच्चों में कीमोथेरेपी आप बता रहे हैं, तो कौन सी स्टेज पर उन्हें कीमोथेरेपी की जाती है? देखिए, बहुत कम बच्चों में कैंसर ऐसे हैं जिसमें सिर्फ हम सर्जरी कर दें तो जान छूट। ठीक है। बच्चों में अक्सर कैंसर में कीमोथेरेपी करनी पड़ती है और ये डिपेंड करता है कैंसर किस किस्म का है। अगर कैंसर का साइज बहुत बड़ा है तो हम लोग पहले कीमो देके उसे छोटा कर देते हैं ताकि सर्जरी करना आसान हो जाए। लेकिन जो ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर में तो डे 1 पे हमें कीमो ही देनी है, क्योंकि उसमें सर्जरी मुमकिन नहीं है। हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम किसी का खून की निकाल देंगे, तो हमें उसको कीमो हम लोग ब्लड में देंगे, ब्लड पे जाके असर करेगी और कैंसर उसका इंशाल्लाह ठीक होता चला जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर कैंसर किसी स्टेज पे वापस आ जाए फिर उसका इलाज जरा मुश्किल हो जाता है और फिर हमें उस पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट पे लेना पड़े, लेकिन वो भी काबिल इलाज है। ठीक है। तो इसलिए अब कैंसर के बारे में अब ये भूल जाएंगे काबिल इलाज नहीं है, सिर्फ आपने एहतियात करनी है, वक्त पे इलाज कराना है और इंशाल्लाह आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 80 to 90% ज्यादा चांसेस है। ठीक है। और अब अगर बात की जाए बच्चों से हटकर, अगर ओवरऑल बात की जाए, तो मुझे बताइए पाकिस्तान में कैंसर फैलने की वजूहात क्या है, क्या देखते हैं आप? देखिए, एक तो पूरी दुनिया में जिस तरह सबसे बड़ी चीज खुराक, ठीक है, दूसरे नंबर हमारा लाइफस्टाइल। देखिए, पुराने लोगों से अपने से कंपेयर करें, अब हमारी जो रूटीन बनती चली जा रही है कि सुबह 10 बजे तो हम लोग सो के उठते, बिल्कुल ऐसे ही है, सनलाइट से हम लोग दूर होते चले जा रहे हैं, खुराक में हम लोग सारी बाहर की जंक फूड्स वगैरह खाते चले जा रहे हैं, माइक्रोवेव, हम हर चीज को बार बार रिकुक कर रहे हैं, हम केमिकल्स का इस्तेमाल इस कदर ज्यादा कर रहे हैं कि हमारी किस तरह मुमकिन है कि हमारी बॉडी पे उसका इफेक्ट ना हो। नंबर 2, दूसरा चीज जो हम पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, खुराक पे अगर आप इतने केमिकल्स डालते चले जा रहे हैं तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे आना है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए तीसरे नंबर पे हमारा एक्सपोजर, अगर हम रेडिएशन के एक्सपोजर बहुत ज्यादा कर रहे हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी पे इफेक्ट आता चला जा रहा है। पान, गुटखा वगैरह एहतियात हम कर सकते हैं, नहीं करते। आपको पता है कराची के अंदर सबसे ज्यादा वहाँ पे पान गुटके की वजह से मुंह का कैंसर है। यस, तो ये तो वहाँ पे रिसर्च भी हो रही है और साबित हुआ है कि जो लोग बहुत ज्यादा पान और गुटखा यूज कर रहे थे उनमें कैंसर का तनासुब बहुत ज्यादा था। सिगरेट हमारे लंग्स को डैमेज करता चला जा रहा है, देखा होगा कि सिगरेट की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही, और आज तो हर कोई सिगरेट पी रहा है। देखिए ना, मैंने कहा अगर आप एहतियात नहीं करें और आप ये जाने बच जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि एहतियात आपके चांसेस को कम कर देती है। कोई शख्स ये कहे जी मैंने तो हर चीज की एहतियात की फिर भी मुझे हो गया, बिल्कुल तो ऐसे ही है भाई, बिल्कुल ऐसे ही। और कुछ लोग ये भी कहते हैं जी आनी है तो फिर हर जगह ही आनी है, या कुछ भी हो जाएगा, सिगरेट पीने से क्या हो जाएगा। देखिए फर्क है। देखिए, एक आनी है सुकून से, बिल्कुल और एक आनी विद मिजरी, तकलीफ से। तकलीफ से। अब ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इस दुनिया से सब नहीं जाना है कि सुकून से जाना चाहते हैं या फिर आप तकलीफ लेकर जाना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि देखो ना, तकलीफ तो हर चीज की है, बिल्कुल ऐसे ही है, और ट्रीटमेंट की भी तकलीफ है। तो इसलिए हाँ, ब्रेस्ट कैंसर में अगर हम बात करें, जब सबसे ज्यादा फीमेल में कॉमन है, उसमें एहतियात। इसलिए हम कहते हैं कि अगर किसी की फैमिली में कैंसर मौजूद है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, तो वो तो कहते हैं कि हर 40 इयर्स के बाद उनको अपना टेस्ट वगैरह शुरू करा देने चाहिए, मेमोग्राफी वगैरह शुरू करा देनी चाहिए। वैसे भी तमाम फीमेल्स को सेल्फ एग्जामिनेशन 40 इयर्स के बाद ही नहीं, पहले भी हो सकता है। मैंने कहा अगर तो किसी किस्म की गिल्टियां महसूस होती हैं, कहते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहो, खुद मुआयना करते रहो। अगर जरा से भी गिल्टियां आपको महसूस होती हैं, डिस्चार्ज महसूस होता है, तो फौरन डॉक्टर के पास जाएं। इस चीज को नॉर्मल किसी सूरत में मत लें, ये मत समझें कि ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, नो। और यहाँ पर सर आपको लगता है अवेयरनेस है लोगों को इस चीज की? देखिए, कुछ पढ़े लिखे लोगों में तो है, जब से हमारे पास इंटरनेट आ गया है लोगों के अंदर मौजूद है। लेकिन एक चीज जो है ना होती है ना, डिनाइल के हम जो कहते हैं कि पेशेंट को अंदाजा तो है कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं। यार छोड़ो, काम करें, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना, ये बात बढ़ जाती है। कैंसर में अगर स्टेज बढ़ जाए तो वही चीजें मैं आपको 90% पे कह रहा हूँ वो 20% पे आ जाती है। ठीक है। सिर्फ इसलिए कितना अहम है वक्त पे तशखीस करना, और स्पेशली अगर आपकी फैमिली के अंदर मौजूद है तो फिर तो आपको बहुत एहतियात करने की जरूरत है। खुद भी एग्जामिनेशन करते हैं अपना, और अगर जरा भी आपको डाउट लगे किसी भी किस्म का तो फौरन डॉक्टर के पास जाके एग्जामिनेशन कराएं। डॉक्टर साहब, इसके भी टेस्ट वगैरह होते हैं, हमें कब कब टेस्ट करा लेना चाहिए? देखिए, मैंने कहा ना कि अगर हम शुरू करते हैं जरा बच्चों से, बच्चों में अगर गैर जरूरी तौर पे आपको लग रहा है कि बच्चा बहुत पीला हो रहा है, ठीक है, उसमें खून की गैर जरूरी, अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, अगर ऐसी कोई भी सिम्टम्स नहीं आ रहे, तो क्या फिर भी करा लेना चाहिए? देखो, नॉर्मल बच्चों को गैर जरूरी टेस्ट या बड़ों के गैर जरूरी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, अगर आपको साइंस सिम्टम्स मिलते हैं, देखो मैं बता रहा हूँ कि आप अपने आप को देखते हैं, अपने बच्चे को देखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चों में अपना रंग देख रहे हैं आप, उनका कैसा है, जिसमें निशान वगैरह, ये तो रोजाना नजर आ रहा है ना। इसी तरह की जो बड़ी फीमेल हैं वो अपना एग्जामिनेशन खुद कर रही हैं, अंदाजा हो रहा है उन्हें। सिर्फ देखते रहें, कोई गैर जरूरी टेस्ट कराने की आपको जरूरत नहीं। हाँ,
अगर आपको कुछ भी अब नॉर्मल लगता है, बच्चों में आपको लगता है खून की कमी हो रही है, देन यस। बच्चों में लगता है कि किसी किस्म की गिल्टियाँ निकल रही हैं, ठीक है। इसी तरह बड़ों में अगर आपको लगता है कि सांस लेने में मसला हो रहा है, कराना है। मुंह में किसी किस्म का छाला आया है, कराना है। इस तरह से अगर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में आपको लगता है कोई चीज़ भी अब नॉर्मल है, यस, टेस्ट कराना है। अगर आपको कुछ भी लगता है कि बड़ों में किसी किस्म की गिल्टियाँ निकल के आ रही हैं, ठीक है, किसी भी गिल्टी को जिस्म में, किसी भी गिल्टी को नॉर्मल नहीं ले, किसी, चाहे वो बाजू पे हो, चाहे वो ब्रेस्ट में हो, चाहे वो किसी भी जिस्म के हिस्से में हो, कंसल्ट जरूर करना है डॉक्टर Yes. से। ये हमारा आज का मोटिव है कि आपको कुछ भी लगे कि कोई चीज हो मैंने रही कहा है, ना, खून में खून की कमी होना ठीक और है। जिस्म में किसी किस्म की गिल्टी होना, इन दो चीजों को अपने जहन में रख लें। अगर इनमें से कुछ भी होता है, आप उसे अब नॉर्मल लें और जरूर डॉक्टर से। ठीक है। तो मुझे बताइए, हमारे यहाँ डॉक्टर साहब कैंसर का शिकार ज्यादा मर्द होते हैं या खवातीन होते हैं? देखिए, डिफरेंट कैंसर है ना, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में बिल्कुल होना है, ऐसे ही है। प्रोस्टेट कैंसर मेल में ही होना है, लंग कैंसर ज्यादा मेल में है क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग उनके अंदर ज्यादा है। तो इसलिए कुछ कैंसर ऐसे हैं जो कि फीमेल के ऑर्गन्स के हैं, तो फिर ज्यादा फीमेल में ही है या मेल में। बच्चों में तकरीबन बराबर बराबर, ठीक है। बच्चों में कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर, और कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है। तो ये जो आप बता रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर जो है, ये भी जेनेटिक होता है? हो सकता है। मैंने कहा ना कि अगर फैमिली में कोई भी आपको कैंसर है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। बढ़ लेकिन जाते जिस तरह ब्रेस्ट कैंसर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, प्रोस्टेट कैंसर भी अगर वक्त पे इलाज हो जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो इनके सर्वाइवल रेट क्या है अगर उनकी बात की मैंने जाए? बताया ना कि अगर वक्त पे इलाज हो जाए, स्टेज बढ़ी नहीं हुई, तकरीबन 90%, और 90% सर्वाइवल को मजाक नहीं है। 90% नॉर्मल है कि आप बिल्कुल नॉर्मल। देखिए 90% यूं समझो कि आप सड़क पे भी जा रहे हैं, कुछ खतरा तो भाई रोड पे जाने में भी है, कोई गाड़ी आपको एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। उसी तरह के खतरे एहतियाती है। तो फिर हम क्यों यहाँ पर इतना नॉर्मल है या इस तरह के पहले पता नहीं चलता, तीसरी स्टेज पर हमें जाके पता चल रहा है कि हमें कैंसर? मैंने कहा ना कि हम लोग डिनाइल फेज में रहते हैं, हम कहते हैं कुछ नहीं, कोई बात नहीं। इस दौरान फिर कुछ लोग होते हैं पीर मुरीदों के पास भी चले जाते हैं कि भाई चलो इस दौरान में हमें कीमो का लफ्ज और कैंसर का लफ्ज इतना खतरनाक है, हम सुनना ही नहीं चाहते, हम ये सोचना ही नहीं चाहते ये भी हो सकता है। और अब लेकिन जो चीज़ होनी है वो तो होनी है। तो हम डिनाइल में रहते हैं, हम कुछ हो जाएगा बड़े को या बच्चे को, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये होता रहता है, ये फलां को भी हो गया था, फलां को भी हुआ था, कुछ नहीं निकला था, कुछ नहीं निकला, ओके कोई बात नहीं, उसमें निकला तुम्हें निकल सकता है भाई। तो इसलिए मैंने कहा ना, अगर कोई भी चीज़ आपकी गिल्टी वगैरह मिलती है तो अब उसे नॉर्मल मत लें। और हर गिल्टी, अगर मैं बात करूँ, हर गिल्टी तकरीबन 20-30% कैंसर होती है। ठीक है। और कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत अमूमन ज़्यादातर कहा जाता है कि लाइलाज बीमारी है, इसमें कितनी सदाकत है? मैंने आपको बता दिया ना, लाइलाज उस वक्त होगी जब आप उसे लाइलाज बना देंगे। एग्जैक्टली, आप उसको इग्नोर करते जाएंगे, बार बार इग्नोर करते जाएंगे। अगर आप उसे वक्त पे ले जाते हैं तो ये उतना ही काबिल इलाज है जिस तरह नमूनिया काबिल इलाज है, या जिस तरह कोई भी और बीमारी काबिल इलाज है। इसलिए अब कैंसर से डरने की जरूरत नहीं, लड़ना है। लेकिन लड़ने की नौबत भी ना आए। हाँ। अगर आप वक्त पे तशखीस कर लेते हैं तो कीमो बहुत कम हो जाती है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, रेडिएशन से बचा जा सकता है। तो अगर सिर्फ स्टेज फर्स्ट शुरू में पकड़ी जाए ना, तो फिर आप समझ जाएं कि ये कैंसर को कहेंगे यार जस्ट लाइक अदर डिजीज, सब नॉर्मल है, कुछ नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो मुझे डॉक्टर साहब ये बताइए कि हमारे मुल्क में ऐसे कैंसर केयर क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स हैं जिनमें बाकायदा इसका ट्रीटमेंट हो सके, और कितने हैं अगर हैं तो? देखिए, पाकिस्तान में अब बहुत सेंटर्स हैं। ठीक है। पेशावर से लेकर कराची तक पाकिस्तान में तकरीबन हर शहर में, हाँ, बच्चों के कैंसर सेंटर कम है। बच्चों के अगर हम बात करें तो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 5 से 6 सेंटर्स हैं। ओके। मगर बड़ों के कैंसर के तो बहुत सेंटर्स मौजूद, तमाम बड़े हॉस्पिटल्स में बड़ों के कैंसर के सेंटर मौजूद हैं जहाँ पे कीमोथेरेपी दी जा रही है। ठीक है। हाँ, रेडिएशन थेरेपी के सेंटर जरा कम है, मगर वो उसकी जरूरत भी बाज़ औक़ात नहीं पड़ती, क्योंकि कैंसर में 2 चीज़ें तो लाजमी होती हैं। ठीक है। कीमो, बहुत कम कैंसर ऐसे हैं जो कीमो के बगैर ठीक हो जाए। हाँ, कुछ में सिर्फ सर्जरी की जाती है, मगर ज्यादातर में कीमो एंड सर्जरी में करनी पड़ती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें रेडिएशन देनी पड़ती है, तो इसलिए रेडिएशन के सेंटर अगर कम है। वो कौन से होते हैं सर ज्यादातर, किस स्टेज पर होते हैं? वो डिपेंड, वो अगली स्टेज पर गए, अगर स्टेज पे आगे चले गए तो फिर उनमें हमें रेडिएशन देनी पड़ती है, अगर कैंसर फैल चुका हो तो फिर उसमें देना पड़ता है। तो इसी तरह मैंने कहा ना, डिपेंड करता है कौन सा कैंसर है। हड्डियों के कैंसर में अमूमन सर्जरी रेडिएशन करनी पड़ती है। इस तरह लिम्फ नोड्स के जो कैंसर होते हैं उसमें अमूमन करनी पड़ती है। तो डिपेंड करता है कैंसर की टाइप कौन सी है। ब्लड कैंसर जो मोस्ट कॉमन कैंसर है उसमें अमूमन जरूरत नहीं पड़ती रेडिएशन की। तो ये डिपेंड करता है कि कैंसर की टाइप कौन सी है। लेकिन हमारे पास इतने सेंटर हैं कि हम अपना इलाज कर सकते हैं। असल चीज़ जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट, एज एन हेमेटोलॉजिस्ट, कि पेशेंट लेकर उस वक्त आ रहे हैं जब सब कुछ सर से पानी गुजर चुका है, जब वो लास्ट स्टेज पर या उसकी सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स्ट हो चुकी होती है। आंखों का कैंसर बच्चों में, छोटे बच्चों में होता है। ठीक है। छोटे बच्चों में अमूमन, जो बच्चे यूजुअली फर्स्ट ईयर के 1 साल के होते हैं, उनमें आंखों कैंसर। ठीक है। और अमूमन जब हम आंखों में देखते हैं तो माँ को पता लग जाता है कि इसके माँ में सफेद आना शुरू है। लेकिन ये होने के बावजूद जब बच्चा हमारे पास आ रहा होता है उसकी आंख निकल के बाहर आ चुकी है।
अब देखिए आंख निकल के बाहर आने में कम से कम उसे 6 महीने साल लगे। अगर ये उसी वक्त आते हैं कि माँ ने देखा, क्योंकि माँ जब आंख बच्चे की देखती है तो अगर जरा भी आपको सफ़ेद नजर आए, हम कहते हैं कि इसके अब नॉर्मल हुआ। और पूरी दुनिया में तो खैर बार बार बच्चों के टेस्ट भी किए जाते हैं इसीलिए आंखों के मॉर्निंग के लिए। तो आंखों का कैंसर अगर शुरू में ही पकड़ा जाए तो जस्ट लाइक हम उसे लेजर वगैरह से ठीक कर, लेजर से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर निकल जाए, अगर एक दफा फैल जाए तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कि हम उसकी आंख निकालें और उसकी सर्जरी पूरी करें और उसको हाई डोज कीमोथेरेपी दें, फिर भी चांसेस कम हो जाते हैं। तो मैंने कहा ना, सिर्फ अगर आप ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और किसी चीज को नॉर्मल मत लें, अगर आपको कुछ भी लगता है कि कल तो ये बच्चा ये था और आज में ये है, तो नॉर्मल मत लें। या बड़ों में भी कोई भी गिल्टी आपको महसूस होती है तो नॉर्मल मत लें। अगर किसी शख्स का बार बार पेशाब रुक रुक के आ रहा है, उसे प्रॉब्लम हो रही है, वॉशरूम जाता है, बार बार जा रहा है, हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी के बार बार जाना पड़ रहा है, पेशाब बहुत रुक रुक के आ रहा है, तो जरूर प्रोस्टेट का टेस्ट हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया हो या जस्ट प्रोस्टेट का साइज ज़्यादा हो, मगर ये भी चांसेस हैं कि उसे कैंसर ना हो। तो इसलिए कुछ भी अगर आपकी ज़िंदगी में अब नॉर्मल आ रहा है तो आप उसे इग्नोर मत करें। तो आप वक्त पे अगर अपना इलाज करा लेंगे तो ये हमारी अल्लाह की गारंटी अल्लाह ही दे सकता है, मगर हम लोग ऐसे डॉक्टर आपको श्योरिटी देते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, आप ठीक हो सकते हैं। और ये एक ऐसा मर्ज है जिसकी अब हम लोग कर सकते हैं, इलाज मुमकिन है, उतना ही काबिल इलाज है जिस तरह कोई भी और बीमारी। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर नासिर अब्बास बुखारी हमारे साथ मौजूद थे और हम कैंसर के मरज के हवाले से जनाब और भी बहुत सी बातें करनी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और अब कुछ बात कर लेते हैं फिटनेस के हवाले से। तो हमारे फिटनेस एक्सपर्ट, आपको पता है कि फिटनेस के हवाले से रोज बार रोज टिप्स देते ही रहते हैं और आसान एक्सरसाइजेस भी बताते रहते हैं, लेकिन नाजरीन की जानिब से फरमाइश की जा रही थी कुछ ऐसी हमें एक्सरसाइज बताई जाए जो लोग आसानी से कर सके, जो नहीं जा सकते या वजनी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो फिटनेस बरकरार रखने के लिए आपको पता है कि योगा भी निहायत ही मुफीद समझा जाता है। तो चलते हैं, आज हमारे साथ योगा एक्सपर्ट सुलाफे नकवी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो आज हमें कौन कौन सी योगा टेक्निक्स बताने जा रही है। जी सुलाफे। आज हम बात करने वाले हैं बिगिनर्स वर्कआउट पे, यानी वो लोग जो वर्कआउट को स्टार्ट करना चाहते हैं। हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है लोगों को कि शायद इंटेंस वर्कआउट करेंगे तो वेट रिड्यूस होगा, और जो लोग बिगिनर्स होते हैं वो डरे हुए होते हैं इस बात से और वेट लॉस में थोड़ी सी उनको मुश्किल आ रही होती है। लेकिन आज मैं आपको ऐसी एक्सरसाइजेज और टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप अपना जो वेट लॉस की जर्नी है उसको आप आराम से तय कर सकते हैं। वो किस तरह होगा? सबसे पहले आपको एक एफर्मेशन याद करनी होगी। एफर्मेशन यानी कोई भी सजेशन, कोई भी स्टेटमेंट जो आप अपने माइंड को देंगे, वो क्या होगा? एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। क्योंकि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, डिग्रेड कर रहे होते हैं, नेगेटिव सजेशन दे रहे होते हैं, तो एक पॉजिटिविटी की ज़रूरत है और ये आप किसी भी वक्त दोहरा सकते हैं। दूसरी चीज़ होगी आपके लिए एक्यूप्रेशर, यानी कि कोई भी प्रेशर पॉइंट जो आपका वेट रिड्यूस करे। है तो वैसे ये मैजिकल सी बात, लेकिन इट रियली वर्क्स। होगा ये कि आपको अपनी जो रिंग फिंगर, जहाँ पर अक्सर रिंग पहनी जाती है, इससे ऊपर का जो एरिया होता है उसमें आपको इसको थोड़ी देर के लिए टैप करना होगा। 30 सेकंड के लिए आपने इसको टैप किया या प्रेस करके रखा, उसके बाद रिलीज। आपने 3 से 4 दफ़ा इस चीज़ को दोहराया और उसके बाद अब अपनी जो बाकी एक्सरसाइजेज हम आपको बताएंगे उसके साथ आपने इसको परफॉर्म किया, तो 2 वीक्स के अंदर आप अपने वेट में खातिर ख्वाह फ़र्क देख सकते हैं। अब जो एक्सरसाइज नंबर 1 होगी वो क्या होगी? याद रहे कि ये बिगिनर्स वर्कआउट है। अगर आप अपने जो लेग्स हैं वो आपका बिगेस्ट मसल होती है आपकी बॉडी का, अगर आप इन पर काम करते हैं तो आप वेट भी रिड्यूस कर सकते हैं, आपकी बॉडी भी टोन होना शुरू हो जाएगी। आपको क्या करना होगा? आपने सबसे पहले स्क्वाट किया और उसके लिए आपके जो पाँव हैं वो आपके जो नीज हैं वो उससे आपकी टो से क्रॉस नहीं करने चाहिए। आपने स्क्वाट किया, स्क्वाट करने के साथ आपकी पूरी बॉडी कैसे इन्वॉल्व होगी? आपने साइड पे पंच किया, यानी कि जो अपने टॉर्सो को आपने ट्विस्ट भी साथ ही किया। आपने क्या किया? स्क्वाट एंड पंच। ये चीज़ आप जितनी भी एक्सरसाइज बताई जाए उनको आप कर सकते हैं 30 सेकंड्स तक, या 10 से 12 रिपीटेशन करने के साथ साथ आपने उनको 3 सेट्स में दोहराना है। कि आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं, या अगर आप देखें कि 30 सेकंड का टाइमर या कोई भी आप चीज़ लगा सकते हैं और 30 सेकंड तक आपने एक एक्सरसाइज को परफॉर्म करते रहना है। ओके, अब जो सेकंड एक्सरसाइज होगी वो बड़ी आसान है, थोड़ी सी आसान है, उसको हम कहते हैं इंच वर्म। उसमें क्या करना होता है? आप इस मैट पर ही एक तरह से वॉक करेंगे, लेकिन अपने हाथों पे। आप सीधा अपने हाथ पे ऐसे वेट लेते हुए गए, थोड़ा सा स्टे किया,
स्टे करने के बाद यहाँ आपको खड़े नहीं होना, फिर से वापस यहाँ। अब आप इसी तरह करते रहे, या तो 30 सेकंड के लिए, या आपके पास ऑप्शन है कि इसी को आप दोहराते रहेंगे 2 से 3 दफ़ा, और रेपिटेशन जो आप एक दफ़ा सामने जाकर वापस आते हैं ये होगी 1 रेपिटेशन, और इसको आप कर सकते हैं 10 से 12 दफ़ा, जो कि शुरू में आपके लिए बहुत होगा क्योंकि आपका जो हार्ट रेट है वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज़ स्टैंडिंग क्रंच। अक्सर ऐसा होता है, हम कहते हैं जो क्रंचेस होते हैं बड़े मुश्किल होते हैं। इसमें आपने क्या करना है, लेग्स को आप जितना कंफर्टेबली वाइड कर सकते हैं आपने उतना वाइड किया, हाथ अपने आपने यहाँ रख लिए। आपने इससे ऑपोजिट लेग से क्रंच करना है। क्रंच कैसे होगा, जब भी आप अपनी लेग को रेज करेंगे आप अपने जो एब्डोमेन का जो एरिया है उसको स्क्वीज करेंगे, ये इसमें की पॉइंट होगा। आपने किया यहाँ पर। अब बिगिनर हैं अगर, तो शुरू में जो लेग है वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, तो दैट्स फाइन। आपको सिर्फ एक पोस्चर बनाना होगा, अगर आप यहाँ तक भी जा सकते हैं। एंड पर आपको कोशिश करनी होगी कि आप इसको टच करें। अगर ये टच नहीं हो रहा, शुरू में आप 12 से 15 रेपिटेशन दोनों लेग्स पर आपने इस चीज़ को स्विच करके किया, या 30 सेकंड पर आपने उसको टाइम दिया 30 सेकंड का खुद को, और उसमें जितनी भी आप रेपिटेशन कर सके उतनी में आप परफॉर्म करेंगे, या 2-3 सेट्स के अंदर आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद अब क्या होता है, जो हमारा फेवरेट काम होता है कि कोई चीज़ हो जो फ्लोर पर हो, क्योंकि आसान होता है, तो हम फ्लोर पर आ जाएंगे। फ्लोर पर आने के बाद सबसे आसान क्या होगा, जो हमारे एब क्रंच होते हैं, लेकिन ये होगा कि आपने इसको बहुत सिंपल वे में करना है क्योंकि बिगिनर लेवल है, ये हमें याद रखना है। यहाँ पर हमने क्या किया, अपने हाथ वहाँ पर रखे जहाँ कंफर्टेबल, आपने अपनी पोजीशन देख ली। उसके बाद क्रंच क्या करना है, स्ट्रेट लेग, यानी जैसा बाइसाइकिल होती है हम यहाँ पर करते हैं सर्कल में, लेकिन यहाँ आप स्ट्रेट लेग करेंगे और ऑपोजिट, राइट। इसी तरह आप इसको स्विच करते रहेंगे, या तो 30 सेकंड के लिए, या अपनी रेपिटेशन को गिन कर आप 12 से 15 दफ़ा इसको परफॉर्म कर सकते हैं 2 से 3 सेट्स के अंदर। याद रहे कि जब भी आप अपनी लेग को स्विच कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कोशिश करना है कि यहाँ ये क्रंच हो, इसीलिए इसको हम एब क्रंच कहते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसी की एक तरह से वेरिएशन भी हो सकती है, या आपके लिए आसानी से आप याद भी रख सकते हैं इसको, लेग ड्रॉप, लेकिन ऑल्टरनेट। यहाँ आप कंफर्टेबल पोजीशन में लेट गए और उसके बाद आप अपनी लेग को, अब चूंकि बिगिनर है लेग स्ट्रेट नहीं रखेंगे, यहाँ टेबल टॉप चेंज, और ये वाली एक्सरसाइज भी या तो 30 सेकेंड, या आपने रेपिटेशन को देखते हुए अपनी 10 से 12 रेपिटेशन की और 2 से 3 सेट्स इसके भी आप परफॉर्म करेंगे। एंड पर क्या होगा, आपकी होगी मेडिटेशन, जिसे हम मुराकबा कहते हैं। वो क्यों ज़रूरी है, वो आपको अलाइन कर देगा और आपको एक बैलेंस देगा। आपने क्या करना है, बैक अपनी स्ट्रेट रखी, ग्राउंड पर जहाँ भी आप बैठे हुए हैं, सोफ़ा है जो भी, कोशिश करें कि आप ग्राउंड पर बैठ जाए। आपने बैक स्ट्रेट रख के अपनी आंखें बंद की, और करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ सांस लेने और एक्सहेल करने के अमल को आपने उस पर फोकस करना है। इनहेल एंड एक्सहेल, 2 से 3 मिनट तक आप इस चीज़ को दोहराते रहेंगे। सिर्फ कोई भी ऐसी थॉट आप अपने जहन में लेके आ सकते हैं जो आपको खुशी देती है, खाना ना हो इस टाइम पर, लेकिन कोई भी ऐसी थॉट या आपका कोई गोल, आप उस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। तो ये चीज़ें होंगी जो आपको मदद कर सकती है इस जर्नी को आराम से तय करने में। और इसके अलावा आपको अपना लाइफस्टाइल देखना चाहिए कि वो क्या है। ये एक प्रोसेस है वेट लॉस, ओवरनाइट कोई चेंज नहीं होगा। और आपको स्लीप पैटर्न देखना चाहिए, अर्ली डिनर आपको कर लेना चाहिए, और सुबह का आगाज़ जो अपनी ल्यूक वार्म वाटर से अगर आप करते हैं, यानी नीम गर्म पानी से, तो वो भी आपके वेट में खातिर ख्वाह फ़र्क डालेगा। सिर्फ छोटे छोटे चेंजेस होते हैं जो आपको अपनी लाइफ में लेकर आने होते हैं। आई होप कि आपको हमारी एक्सरसाइजेज और टिप्स और ट्रिक्स थोड़े बहुत जो हमने आपको कोशिश की, हमारी जो एफर्ट है वो पसंद आई होगी, और आप अपने फीडबैक से हमें आगाह भी कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक गाइज। ठीक है जी, सुलाफ़े हमारे साथ मौजूद थी और हमें योगा के हवाले से बता रही थी, और कुछ बड़ी ही मुफीद उन्होंने टिप्स भी हमें दे दी हैं। तो आप घर में रहकर ये टिप्स अपना सकते हैं और अपना जो वेट है वो कम कर सकते हैं। तो जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं फैशन की दुनिया की। तो जब मौसम बदलता है तो आपको पता है कि फैशन भी बदलता है, और हर मौसम के अपने अपने रुझानात होते हैं। वैसे भी जो एक फैशन आता है वो कुछ अरसे बाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन अब एक और चीज़ देखने को मिल रही है कि कुछ फैशन ट्रेंड्स और रुझानात जो माजी में मकबूल थे, एक बार फिर से मकबूल हो रहे हैं। वैसे तो कपड़ों पर खूबसूरत रंगों से पेंटिंग्स का रिवाज ज़माने कदीम से चलता आ रहा है, लेकिन
लेकिन मौजूदा दौर में कपड़ों पर रंगों की मदद से आर्ट बनाने का रुझान काफी तेजी से मकबूल होता नजर आ रहा है। मैं भी आपकी मुलाकात एक ऐसी ही आर्टिस्ट से करवाने जा रही हूँ जो रंगों की मदद से कपड़ों पर इंतहाई शानदार पेंटिंग्स करती हैं। उनसे जानते हैं कि ये पेंटिंग कैसी होती है और कौन कौन से फैशन ट्रेंड्स आजकल इन है। मेरे साथ मौजूद है नादिया नबील हैं, आर्टिस्ट हैं, फैशन डिजाइनर भी हैं। नादिया, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। नादिया, मुझे बताइए, आपने एक बिल्कुल ही डिफरेंट जो अंदाज वो अपनाया है और फैब्रिक डिजाइनिंग आप कर रही हैं, तो कितना ये मुश्किल काम है और ये इसका आइडिया किस तरह आया आपको? आइडिया किस तरह आया? ड्राइंग का तो मुझे बचपन से ही मेरा शौक रहा है, हॉबी थी। फिर उसको मैंने जो है एडमिशन प्रॉपर लिया, ठीक है, कॉलेज लाइफ से स्टार्ट लिया था मैंने, प्रॉपर एडमिशन ले लिया ड्राइंग में। मैंने सब्जेक्ट अपना चूज किया। बाबा ने जो है वो वहाँ कहा कि अब फोकस करो, ये छोटा छोटा करते हुए वो देख रहे थे, फोकस करते थे कि बच्चा कर रहे हैं। तो अब उसको वो क्रेज था, मुझे ड्राइंग का क्रेज, मुझे ड्राइंग का क्रेज बहुत था। एवरीथिंग, जो भी कोई स्टिल लाइफ कुछ भी है, उसको प्रैक्टिस शुरू हो जाती थी, मैं करती थी हर चीज को लेके। फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया प्रॉपर, मैंने मास्टर्स किया हुआ ग्राफिक डिजाइनिंग में, ठीक है। और फिर उसको ड्राइंग तो चल ही रही थी, हो रहा था, प्रैक्टिस हो रही थी, लेकिन ये जो पेंटिंग का था ये डे बाय डे बढ़ रहा था इस चीज को कि ये रुकना नहीं चाहिए, इसमें डिफरेंट किस तरह से मैं लाइन कैसे बनाऊंगी उसको। वो करते करते वो आइडियाज रोज डे बाय डे काम करने से वो आइडियाज भी डिफरेंट आने लगे। बिल्कुल, इसको किस तरह से यूज किया जा सकता है। सो ग्रेजुअली आपके सामने, और अब ये हमारे सामने है कि ये आइडियाज आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत इन्होंने ये अपनी प्रोडक्ट्स तैयार की हुई हैं और इसमें बहुत मेहनत दरकार होती है और एक लंबा तवील अरसा होता है जिस पे आप मेहनत कर रहे होते हैं और बाद में आप ये शाहकार जो है सामने लेकर आते हैं। तो मुझे बताइए, घर वालों ने सपोर्ट किया? क्योंकि अमूमन कहते हैं कि लड़कियां हैं वो इस साइड पे ना जाएं, आर्ट ना करें, डॉक्टर बने या किसी और फील्ड में जाएं, तो घर वालों ने कहा कि इस चीज को परस्यू कर लो। सपोर्टिव, जो मैं बैक अपनी कहूँ, मामा और बाबा दोनों ने बहुत बहुत सपोर्ट किया अपने बच्चे को। जो कर रही थी, बाबा ने तो मजीद पॉलिश करने के लिए आगे लेके आए कि अब करना है, जो करना है बताओ उसको। उन्होंने देखा इस चीज को, उन्होंने ही, वो इतने हैप्पी थे यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा के। आप जो कह रही हैं रोकते हैं, नो नॉट एट ऑल, इतने हैप्पी थे वो टेस्ट के बाद, एडमिशन और फिर वो स्टडीज। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे पेरेंट्स दिए। और पेरेंट्स के बाद जो अब बैकबोन, अब मेरे हस्बैंड जो सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों के बाद, कि वो कह रहे हैं कि करना है, आप करो, जैसे आप चाहती हो, आप अपने क्रिएटिव साइड को जारी रखो और इसको करते रहो। तो मुझे बताइए नादिया, के इंस्पिरेशन एक हर किसी की होती है ना, कि आपकी इंस्पिरेशन कौन थी? नेचर के कलर्स, बर्ड्स, फिश, बटरफ्लाईज, फ्लावर्स, किस में से ना लूं और किस मुझे समटाइम मैं खुद समझ नहीं आता मुझे कि कहाँ से चीजों को ना पकड़ें। अल्लाह ताला ने तो सब कुछ बना दिया है और खूबसूरत बना दिया है। हमने उन खूबसूरत चीजों को सिर्फ थोड़ा अपने एंगल, अपनी साइड से देख के इन चीजों को मैं खुद में अपने आर्ट में कैसे लेके आऊँ, ठीक है, किस तरह से। फिर वो कोशिश करती हूँ डे बाय डे कि इन चीजों को शामिल करती जाऊँ और अपने काम में निखार लाने की कोशिश की जाए, और हम कर रहे हैं। तो ट्रेंड कैसे लेकर आती हैं नादिया? आप अपना ट्रेंड लेकर आती हैं या जो ट्रेंड ऑलरेडी मार्केट में चल रहे होते हैं उनको फॉलो करती हैं? बड़ा अच्छा सवाल है, बिल्कुल कहूंगी फॉलो ट्रेंड को। मैं थोड़े अपनी साइड की बात करूं तो ट्रेंड को लाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, मतलब अपना एक ट्रेंड लाने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ एक न्यू लाइन को लाना एक मुश्किल टारगेट होता है, बिल्कुल, बहुत, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, बहुत कंपटीशन है। ये जो मेरा जो काम लोगों को डिफरेंशिएट जो कर रहा है ना, वो यही है कि लोग यूनिकनेस का लफ्ज जब इस्तेमाल करते हैं ना मेरे काम के लिए, तो वहां फिर बकअप, मुझे भी हौसला मिलता है कि कुछ हो रहा है, कुछ बेहतर कर रही हो, करती जाओ। तो वो यूनिकनेस का लफ्ज जो है ना, वो मेरे लिए बड़ा मुनफरिद, जब कहते हैं आपका काम मुनफरिद है, तो वहाँ जो है वो मजा भी आता है करके, और हम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ, डिफरेंट करती हूँ कि अब ये हो रहा है तो अब नेक्स्ट कुछ और होना चाहिए, कुछ और एक्सपेरिमेंट करते हैं। बाकी आपके सामने ये चीजें, बाकी तो हमें बताएंगी आपकी क्या क्या है और किस तरह आपने इन चीजों को तैयार किया है? बिल्कुल बताऊंगी। अगर आप मेरे पाउचेस ही अगर आप डिस्प्ले दिखा रहे हैं कि ये इनके ऊपर प्रिंट्स भी जो है वो मेरी ही पेंटिंग्स हैं, ठीक है, मार्केट से फैब्रिक मैंने अपना खुद प्रिंट करवाया। ओके, मतलब खुद फैब्रिक लेती हैं? फैब्रिक खुद चूज किया जाता है, उसको सिलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन, ठीक है, सीजन के अकॉर्डिंग करके फिर अपने ही मेरे इमेजेस होते हैं जिन्हें मैं प्रिंट करवाती हूँ। मतलब हर फैब्रिक नहीं यूज होता? हर फैब्रिक जो खूबसूरत, अगर हैंड पेंटेड की बात की जाए ना चीजों की, तो उसमें कुछ सिल्क के कुछ जो है ना, सिल्क की लाइन है, वो बहुत खूबसूरती से लेके आती है चीज को आगे। उसमें मैं फिर ज्यादा प्रेफर करती हूँ विंटर में
कि आप सिल्क के ऊपर लाएं और कलर्स बड़े खूबसूरती से आगे आते हैं उनमें लग के। आप देख ही रही हैं कि वो कि मेरे मोस्टली रॉ सिल्क, कतान सिल्क के ऊपर हम लोग काम करते हैं और ऑर्गेन्जा पे काम होता है, उसमें कलर्स बड़े खूबसूरत। आजकल जो इन है वो फैब्रिक भी देखना है कि इन क्या चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, कर रही हैं। तो ये आपने जूतों पर भी खुद ही किया है? एवरीथिंग, बिल्कुल हर चीज प्लेन। जैसे आप अगर खुस्सा दिखा दें क्लोजली तो खुस्से पे भी एक प्लेन लेदर का खुस्सा है। हाँ। इसको मैंने हाथ से खुद सारा, इस पे जो पेंट देख रही हैं वो मैंने खुद किया हुआ है। इवन आप अगर मेरा रेड जो देख रहे हैं कि आप ये जूता था प्लेन है और उसके ऊपर वो जो गोटा लगा हुआ है, आप मेहंदी पे पहन सकते हैं अपने उसके मेहंदी के अटायर के साथ, पूरा आपके कॉस्ट्यूम के साथ ये जाएगा और खूबसूरत लगेगा आपका। थैंक यू। ये हर चीज प्लेन थी, इसको मैंने अपने अकॉर्डिंग अपनी मैचिंग और उसके मुताबिक मैंने उनको सेट कर दिया कि मजा आया मुझे जूतों को जब मैं साथ फिर प्रॉपर लगाती हूँ तो फिर डेफिनेटली लोग लाइक करते हैं। मुझे नादिया बताइए किस टारगेट ऑडियंस के लिए आप ये तैयार करते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो अमूमन ब्रांड्स पे जाएं तो बहुत ही हाई और एक्सपेंसिव होती हैं ये चीजें, होती हैं। बिल्कुल किस टारगेट को आप अचीव कर रही हैं? हर तरह का इंसान, हर तरह की क्लास को टारगेट करना है। कुछ चीजें हैं, कुछ सिलेक्टिव ऐसी थिंग्स हैं जो रेंज से थोड़ा आगे चली जाती हैं, लेकिन जो ओवरऑल एक काम करती हूँ अपनी ही काम को, मेरे ही डिजाइन्स को हम वो प्रिंटिंग जो करवाते हैं वेरी इकोनॉमिकल, आप उसको मार्केट के साथ आराम से कंपटीशन आप उसको कर सकती हैं। मैच के प्राइजेस कहाँ जा रहे हैं, हम क्वालिटी को मेंटेन करके प्राइजेस को उतना ही अफोर्डेबल रखते हैं कि हर इंसान के उसमें टच में आ जाए वो चीज। तो क्या उनकी तरफ से डिमांड आती है कस्टमर्स की जानिब से कलर्स की और प्रिंट्स की और डिजाइन्स की? किस तरह की चीजें जाते हैं वो लोग? डिफरेंट, मतलब वो खुद भी डिमांड करते हैं या जो आपकी चीजें होती हैं उन्हीं को ज्यादा प्रेफर करते हैं? नहीं, दोनों चीजें हैं। ठीक है, मैं क्लाइंट्स की भी बात को सुनती हूँ। हाँ। उनको जो डिमांड उनकी चाहिए होती है हम वो भी कस्टमाइज तरीके से हम उनको पूरा करते हैं। हाँ। बिल्कुल, क्योंकि इस कलर पे ऐसा ही डिजाइन आ जाए लेकिन हम कलर चेंज कर दें तो ऐसा हम वो डेफिनेटली सुनती हूँ। लेकिन खुद की चीजें भी, उनकी एडमायरेशन भी है कि एज इट इज कह देते हैं बस ये वाला जो है इसको आप हमारे लिए बना दें, तो ऑर्डर हम वो भी पूरा करते हैं। ठीक है, चीजें हो रही हैं जी। तो क्या कौन सी एज जो है, एज फैक्टर है उनके लिए ज्यादातर आप चीजें या कपड़े तैयार करती हैं अगर देखा जाए तो? अभी हर तरह का टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, अभी मैं बच्चों के लिए भी इवन जीन्स को, जो ट्रेंडी है ना, जो ट्रेंडी गर्ल्स के लिए इवन हम जैकेट्स पे कर रहे हैं, हम जीन्स पे कर रहे हैं। अगर दिखा दें लूप में आपको पता वो दिख जाएगा, उसमें वो बच्चे बहुत लाइक कर रहे हैं। कुछ उनके मैचिंग उनके कार्टून्स वो जो उनके फेवरेट होते हैं उनको पेंट कर दिया जाता है। फ्लोरल मेरा फेवरेट है, वो मैं करती हूँ, उसको कर दिया जाता है। वेलवेट पे इवन कर रहे हैं, सिल्क पे करवा रहे हैं लोग। वेडिंग के अकॉर्डिंग मैंने सेट किए हैं ड्रेसेस, वो भी हैंड पेंटेड और विद माई प्रिंट, दोनों चीजों को मर्ज करके हमने एक ड्रेस डिजाइन। इस बार वेडिंग का मेरा ये वाला था कि मैंने उसको वेडिंग किया। तो कितना टाइम लगता है अगर देखा जाए एक चीज को तैयार करने में या एक प्रिंट को तैयार करने में? प्रिंट को, टाइम, डिजाइन को, इट ऑल डिपेंड्स ऑन डिटेल। आपके डिजाइन की डिटेल कितनी है, इट डिपेंड्स कि वो कितनी डिटेल। अगर वो कम है, लाइक एक कुर्ती पे सिर्फ एक मोटिव बन रहा है तो विद इन 3 to 4 days में हो जाएगा। लेकिन एक कंप्लीटली एक पूरा सेट ब्राइडल बनने जा रहा है, एक मेहंदी का ड्रेस या वो एक निकाह का ड्रेस हम बनाने जा रहे हैं, तो वो टाइम लेता है, वो टाइम टेकिंग होता है। फिर उसको उसके अकॉर्डिंग उन डिटेल्स के अकॉर्डिंग। तो कलर कॉम्बिनेशंस को किस तरह आप देखती हैं? कलर्स के साथ प्ले करते हुए मुनीबा अब तो साल हो गए हैं, ठीक है, अब वो मुश्किल नहीं आती। ठीक है, कलर्स के साथ प्ले करना ही मेरा जो है ना वो मेन जो है वो होता है कि वो फोकस उसी पे होता है कि कौन सा कलर किस पे ज्यादा सूट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं ड्रेस को सेट करती हूँ। कलर जो है वो थ्योरी भी पड़ी हुई है, उसको सारे वो कलर्स को मिक्सिंग करनी और वो मैच करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका बेस कलर क्या है और ऊपर फिर आप जो डिजाइनिंग कर रहे हैं उसमें कलर्स क्या हैं, वो सारे ही मर्ज ना हो जाए। बिल्कुल ऐसा है, वो उसको दिखाना, वो कॉम्बिनेशन को एक मजा प्ले करना, वही सारी बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब लोगों का फीडबैक मिलता है, जब लोगों की एडमायरेशन मिलती है, तो इट मींस कि कहीं ना कहीं नादिया भी काम कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है और नजर भी आ रहा है, नादिया का काम हमें नजर भी आ रहा है और मेहनत भी नजर आ रही है। मुझे नादिया बताइए कितना चैलेंजिंग है ये चीज? कितनी चैलेंजिंग है मुनीबा, जब अपने लिए काम कर, अपने लिए पहनना होता है ना, तो वो आप कर लेते हो, वो जाता कुछ भी तरीके से कर लेते हो। यही था कि अब मार्केट में अब लोगों की डिजाइन, उनके अकॉर्डिंग अब डिजाइन करना है आपने। तो अल्लाह ताला ने वाकई में बहुत, मैं ब्लेस्ड हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत जल्दी इसमें जो मैंने स्टार्ट लिया जब अपने ब्रांड का, तो लोगों ने बहुत अच्छा फ्रूटफुल, हमें बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिले, जिसके लिए अब हम समर और विंटर अपनी प्रॉपर बनाती हूँ और लॉन्च करते हैं हम अपनी उसको प्रॉपर जब चलाते हैं अपनी कलेक्शन को और फिर एग्जीबिशंस करती हूँ। वहाँ पे पता चलता है, लोगों का रिस्पॉन्स मिलता है, सामने मिलता है, लाइव मिलता है कि आप क्या बना रही हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बताइए, अभी आपने जैसे एग्जीबिशंस की बात की है, तो ऑनलाइन ज़्यादा ये चीज़ें प्रेफरेबल होती हैं या इस तरह ही फिजिकल या एग्जीबिशन करके या इस तरह की चीज़ें या बुटीक बनाकर या स्टोर्स बनाकर? दोनों टाइप्स हैं। मैं ये कहूँगी ऑनलाइन भी चल रहा है। हाँ। अगर आप अपनी क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो आप ऑनलाइन बहुत अच्छा बिजनेस ले सकते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन बहुत कुछ चीजें खराब भी बिल्कुल ऐसे दिखाया कुछ और जाता है और बेचा कुछ और जाता है। हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि जो चीज मैं वेयर अगर मैंने की हुई है, क्या मैं दिखा रही हूँ, यही चीज आपके घर तक आएगी। उसमें वो दो चीजें नहीं होंगी मेरी तरफ से। ये कोशिश है मेरी ऐसी कि ऐसा किया जाए। अदरवाइज मैंने डिस्प्ले भी जो अपने घर में दिया हुआ है, क्लाइंट्स आते भी हैं, वो चीज भी एक साइड पे है कि आप प्रॉपर आके डिटेल देखें, देन यू कैन टेक ऑर्डर और फिर हम उसको पे करें। तो नादिया, जॉब करना ज्यादा मुश्किल है या अपना बिजनेस करना? ये दोनों। हाँ, मैं दूंगी इसका जवाब। जॉब मैंने कमीशन जॉब्स बहुत सारी की, लेकिन अपना काम करना वो चैलेंज बहुत बड़ा है। अच्छा, उसको ही हम अब देख रहे हैं उसी एंगल से कि लोगों को मनवाना, लोगों को कायल करना अपने डिजाइन के लिए, ये एक जो है वो अचीवमेंट है। और इसमें हम छोटी छोटी कोशिश के साथ साथ हम आगे आते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, यूनिकनेस के साथ करने की कोशिश में है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम ये देख रहे हैं, आपने कुशन्स भी बनाए हैं और आपने बताया कि आपकी अपनी ही पेंटिंग्स हैं जो आपने प्रिंट करवाई हैं। तो होम डिकोर में कुशन्स के अलावा क्या क्या आप बना रही हैं? डिकोर में मैं क्या बना रही हूँ, मैंने अगर मेरे हैंड पेंटिंग जो है वो मास्क आप देख सकते हैं, मैंने फ्रेम करवाए हुए हैं। ये पड़े हुए, एक वो सामने पड़ा हुआ है। मैंने एक टीवी वॉल अपनी पूरी प्रॉपर इन्हीं के साथ बना दी। अच्छा। मैं प्रेजेंट करती हूँ कि मैंने जो चीज बनाई हुई है सिर्फ रख नहीं दी, उसको प्रॉपर प्लेस करके दिखा देती हूँ कि ये ऐसे इस तरह कर सकते हैं, इस तरह से किया जा सकता है। रूम वॉल अपनी डेकोरेट करें, प्रॉपरली पेंट करवाई जा सकती है। इस तरीके से वो प्रॉपर करके मैं दिखाती हूँ, बताती हूँ। उसके बाद फिर जो है वो रिजल्ट लेते हैं हम चीजों का। मतलब आप सिर्फ लोगों को आइडिया नहीं दे रही, आप बता भी रही हैं कि आप इस तरह कर सकते हैं, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करके भी आप बता रही हैं। हर वॉल पे पता चल जाता है कि मैं सिर्फ वो बता नहीं रही, मैं करके दिखाने की कोशिश। ठीक है, नादिया नबील हमारे साथ मौजूद थी और हमें फैशन डिजाइनिंग के हवाले से बताई थी और क्या क्या नए ट्रेंड्स आ रहे हैं पेंटिंग के हवाले से वो हमें बताई थी। बहुत शुक्रिया नादिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया है और आप यहाँ पर मौजूद हैं। और भी बहुत सी बातें करनी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, मिलते इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं अपने अनसंग हीरोज की। तो ये वो लोग होते हैं जिनका हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा और अहम किरदार होता है, लेकिन उनकी तारीफ नहीं की जाती या लोग उनको पहचानते नहीं या उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। कोरोना वायरस के बाद पैदा होने वाली जो सूरत हाल है ना, पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है, लेकिन पाकिस्तान मोहलिक वायरस के इस कदर शदीद असरात से काफी हद तक महफूज रहा है। और इसमें हमारे इन हीरोज का बहुत अहम किरदार है, जिनकी दिन रात मेहनत की बदौलत हम महफूज रहे हैं। और इस हवाले से फ्रंटलाइन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के बाद जिले इंतजामिया का किरदार भी काबिल सताइश है। जिस तरह उन्होंने कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाया, ये एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। वैसे भी आपको पता है कि पॉलिसी बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना इस पॉलिसी पर अमल दरामद करवाना होता है, क्योंकि सबसे मुश्किल काम होता है अवाम को समझाना और अवाम की तरफ से मिलने वाले रद्द-ए-अमल को बर्दाश्त करना होता है। हमारे साथ आज एक ऐसी ही मेहमान ने मौजूद हैं जो इस वबा के दौरान फील्ड में मौजूद रही और पूरी ड्यूटी निहायत ही एहसन अंदाज में उन्होंने अदा किया। और उनसे ही जानते हैं कि किसी भी पॉलिसी पर अवाम से अमल करवाना कितना मुश्किल होता है। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर कैंट हैं जोहा शाकिर साहिबा। जोहा, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। जोहा, हमने देखा कि इनमें ज़िला इंतज़ामिया ने बहुत ही एक काबिल सताइश किरदार अदा किया है और उनको देखते रहे कि वो सड़कों पर निकले हैं और उन्होंने अपना काम जो है बाखूबी सर अंजाम दिया है। और कोरोना जो उस SOPs पर अमल दरामद करवाना एक बहुत ही मुश्किल काम है, तो कितना मुश्किल है ये, और लोगों को अमल दरामद कराना इस SOPs पर किस तरह आप लोगों ने कराया? बिल्कुल आपने सही कहा कि इट्स ए वेरी चैलेंजिंग टास्क के लोगों को SOPs पर अमल दरामद करवाना।
ख़ास तौर पर जब कोविड का आउटब्रेक आया था और जब लोगों के जहन में ये बहुत ही अजीब लगता था कि एकदम से हमारा सारा जो है इकोनॉमिकली हम एकदम से अपने सुपरमार्केट्स में जो भी कारोबार था उसको बंद कर दिया। एग्जैक्टली। तो इसको इम्प्लीमेंट करवाना एक चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर अवाम ने बहुत ही अच्छा ताउन किया। जब हमने उनको कहा कि आप अपनी दुकानें जो हैं उनको बिल्कुल शट डाउन कर दें, तो उन्होंने उसी तरह से उसको शट डाउन किया। हमें एट टाइम डेटरेंस के लिए जो है कुछ प्यूनेटिव मेजर्स भी लेने पड़े, हमें सील भी करनी पड़ी दुकानें, हमें जुर्माने भी करने पड़े। तो क्यों रोजाना की बुनियाद पे इतनी दुकानें और इतने दफातर आपको सील करने पड़ते हैं और बंद करने पड़ते हैं? बिल्कुल, देखें, लॉ इज फॉर द डेटरेंस, हमें वो डेटरेंस के लिए करने पड़ते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी भी जगह पर 100 मार्केट्स हैं, उसके अंदर से हम 1-2 शॉप्स को सील कर दें तो बाकी खुद ही उन शॉप्स को देखकर वो खुद ही जो है एग्जाम्पल सेट हो जाती है, वो आगे से खुद ही उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर SOPs को हमने देखना होता है कि पहले तो टाइमिंग्स पे काफी स्ट्रिक्टनेस है, रात 10 बजे बंद कर देंगे की शॉप्स। इसके अलावा मास्क पहना हुआ है या नहीं पहना हुआ, आइदर दे यूजिंग सैनिटाइजर और नॉट, वहाँ पर तमाम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की हुई है, प्रॉपर वहाँ पर एरियाज डेजिग्नेटेड हैं सोशल डिस्टेंसिंग के कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमें इम्प्लीमेंट करवानी पड़ी थी और अभी भी हम करवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम बहुत कोऑपरेट भी कर रही है। तो इसके अंदर चैलेंजिंग तो था, लेकिन हो गया और बिल्कुल अभी भी हम उसी तरह से इसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, क्योंकि कोरोना जो है अभी खत्म नहीं हुआ, बिल्कुल खतरा अभी भी उसी तरह से कोरोना का। लेकिन जोहा, हमने देखा कि आपका काम है पब्लिक डीलिंग, लोगों से इंटरैक्ट करना, लोगों से मिलना जुलना, लेकिन एक पॉलिसी तो आ जाती है और उसका ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करवाना आप लोगों की जिम्मेदारी होती है। लोगों से मिलना, उनको समझाना कितना मुश्किल है कि ये आप लोगों के हक में बेहतर है। जी बिल्कुल, बल्कि लोगों को हमारा फर्स्ट जो है स्टेप वो यही होता है कि लोगों को हम प्यार से बताएं कि आपके लिए कितना अहम है। Exactly. हमें लोगों के वहाँ पर हम निकलते हैं, सड़कों पे फील्ड में निकलते हैं, हम लोगों को पहले तो प्यार से समझाते हैं, उनके साथ बड़ी डिबेट करते हैं। कुछ लोगों को तो लगता था कि कोरोना कुछ भी नहीं है, ये मतलब एक वेस्टर्न साजिश है, बिल्कुल भी हमारे मुल्क में तो आया ही नहीं है। तो उनको वहाँ पर प्रॉपरली खड़े होकर बताना, उनके अपने मोहल्ले की एग्जाम्पल देनी कि देखें इस बंदे को कोरोना हुआ था, आगे से कितने ज्यादा जो है सीवियर इम्प्लीकेशंस है, पूरी फैमिली को हो गया। तो इस तरह से लोकल एग्जाम्पल्स दे के लोगों को उनकी अपनी ज़ुबान में हमने समझाया कि अगर आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम आप ही के लिए यहाँ पर निकले हैं, हम आप ही की जानों के लिए जो है फील्ड में निकल कर दिन रात काम कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। और लोग करते भी हैं। मतलब जोहर, लोगों को लग रहा था कि कोरोना नहीं है, बिल्कुल, फिर उनको समझाना और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन कराना एक चीज का ये बहुत ही बड़ा टास्क है मेरे ख्याल से। बल्कि इसमें मैं जरूर मेंशन करूंगी कि मीडिया चैनल्स ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार अदा किया है। जिस तरह से मीडिया ने हाईलाइट किया, बार बार हदायती तदाबीर जिस तरह से मीडिया ने बताई लोगों को, क्योंकि एक आम बंदा तो मीडिया पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, वो सुबह उठता है, वो TV लगाता है, तो बार बार उसको री एम्फेसाइज करना, हर हेडलाइन के साथ कोरोना का जिक्र करना और एड्स में भी जो है कोरोना के बारे में हदायती तदाबीर देना, तो लोगों ने वहाँ से फिर इसको कैच किया है और फिर उसको उन्होंने देखा है कि इस वाकई एक चीज़ सीरियस है और उन्होंने फिर हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। तो मुझे ये बताइए जोहा, क्या एक ये भी फैक्टर है कि लोग अपनी मुआशी मजबूरियों की वजह से भी SOPs को नज़रअंदाज कर रहे थे? जी, कुछ हद तक ये भी एक वजह हो सकती है, लेकिन अगर आप देखें तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की तरफ से जो SOPs या जो डायरेक्शन जारी होती हैं उसके अंदर कंप्लीट शटडाउन जो है वो काफ़ी देर का रिमूव कर दिया गया है। ऐसे ही सिर्फ लोगों की इकोनॉमिक जो ज़रूरियात है उनको मद्देनजर रखते हुए लोगों को फिर हमने एक टाइमली रिस्ट्रिक्शन दे दी कि आप 10 बजे अपना कारोबार बंद कर दें, आप सोशल डिस्टेंसिंग करें। कुछ अगर आपका एक उनको पैरामीटर दे दिए गए थे कि अगर आपकी दुकान इतनी बड़ी है तो इतने लोगों को आप एंटर होने की इजाज़त दें, बाकी को बाहर आप इंतज़ार करवाएं। तो ये तमाम गवर्नमेंट का एक बेसिकली एक कंसिडरेट व्यू होता है अपने अवाम के लिए। वो देखते हैं कि हमारी अवाम जो है इकोनॉमिकली सफ़र भी ना करे और काम भी हो जाए। तो हमने एक इसी तरह का जो है पैरामीटर सेट किया था कोविड SOPs को इम्प्लीमेंट करवाने में भी। तो मुझे बताइए जोहब के कोरोना के हवाले से अब देखने में आ रहा है कि पाबंदियां उठा ली गई हैं, बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस जो थी वो कम कर ली गई हैं या उनमें नरमी कर दी गई है। तो पहले ही लोग कोरोना को मान ही नहीं रहे थे, तो आपको नहीं लगता कि अब ज़्यादा ये इस केसेस में रुझान बढ़ेगा या लोग बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देंगे इसको, जो थोड़ा बहुत कर भी रहे थे इस पे इम्प्लीमेंटेशन? देखिए, उसमें इम्प्लीमेंटेशन तो अभी भी उसी तरह से हो रहा है जिस तरह से आपने बात की कि काफ़ी ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो हमने उठा दिए। उसमें यह है कि 15 मार्च ऑनवर्ड्स
जो इंडोर डाइनिंग है, इसके अलावा जो मैरिज हॉल्स के अंदर फंक्शंस करना था, इंडोर फंक्शन जो है वो वाली रिस्ट्रिक्शन जो है वो हटाई जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग और जो यूजेज ऑफ मास्क है वो वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं हटाई गई, सिर्फ इसलिए कि लोग जो है इसको इम्प्लीमेंट करवाएं, क्योंकि कोरोना बेसिकली स्प्रेड होता है ड्रॉपलेट से, कोरोना स्प्रेड होता है फ्रीक्वेंट या क्लोज कांटेक्ट से। तो जो 1 मीटर का फासला रखना है और जो सोशल डिस्टेंसिंग हमने करनी है वो उसी तरह से ही इम्प्लीमेंट करवाई जाएगी आने वाले दिनों में। तो मुझे बताइए जोहा, जब आप लोग किसी रेस्टोरेंट्स को या फूड चेन को सील करते हैं या उनको जुर्माने करते हैं, तो वो क्या ठीक हो जाते हैं उसके बाद अपना वो जो एक पैरामीटर है या एसओपीज का ख्याल रखते हैं, या कुछ अरसे बाद वो दोबारा से वही चीजें करना शुरू हो जाते हैं? जब हम किसी जगह को सील करते हैं तो उसका बिल्कुल इफेक्ट जाता है, एज डेटरेंस इफेक्ट जाता है। वो वाले जो हमारे रेस्टोरेंट्स होते हैं या जो शॉप्स होती हैं वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है ना एक इफेक्ट आता है कि वो तमाम लोग जो हैं फिर फॉलो करते हैं। अब जैसे मैंने DHA में क्रैकडाउन किया था और वहाँ पर अगर आप अभी भी जाएं तो कोई बंदा जो है वो मास्क अपना उतारता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे ये बताइए जोहा कि हमारे यहाँ पे खवातीन का अपने मुआशरे में नाम बनाना एक बड़ा ही मुश्किल टास्क है, और क्योंकि हमारा मर्दाना मुआशरा है, तो आपको अपनी अथॉरिटी बरूए कार लाते हुए कोई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसी चीज़ जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहें? देखिए, बतौर एक खातून मुझे कोई भी ऐसे चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ा जो मेरे बाकी मेल कोलीग्स को ना करना पड़ रहा हो। अच्छा। फील्ड में मुझे लगता है कि अगर आप काम सही कर रहे हैं, अगर आप जो है मेरिट पे काम कर रहे हैं, कानून को देख के काम कर रहे हैं, तो जो चैलेंज एक फीमेल ऑफिसर को फेस करने पड़ते हैं वही सेम चैलेंज जो है एक मेल ऑफिसर को भी फेस करने पड़ेंगे। यहाँ पर एज सच मैंने अपनी सर्विस में कोई बाइस नहीं देखा। ठीक है। तो मुझे बताइए जोहा कि एक खातून को या एक लड़की को इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है? देखिए, एक खातून को इंडिपेंडेंट होना 100% जरूरी है। मेरे नज़दीक खवातीन को इंडिपेंडेंट एजुकेशन से किया जाता है, तो तमाम खवातीन को एजुकेशन ज़रूरी है। और अगर वो ये बाद में एक सेकेंडरी चीज़ आ जाती है कि वो जॉब करना पसंद करें या ना करें, लेकिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एक खातून को जो है ज़रूर होना चाहिए। हमारे मुआशरे में भी अगर एक खातून के पास शी इज़ वेल एजुकेटेड, वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, तो ये उसके लिए एक इमोशनली और साइकोलॉजिकली एक बहुत ही ज़्यादा उसके लिए एक जो है स्टेबिलिटी उसको आती है। वो सोचे अगर कि मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ, तो हमें जो है ख़वातीन को इंडिपेंडेंट करना चाहिए थ्रू एजुकेशन, थ्रू इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, थ्रू फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। लेकिन जोहा, अभी भी हम देख रहे हैं कि हमारा मुआशरा बहुत आगे बढ़ चुका है, तरक्की पर गामजन है, लेकिन मुआशरे में अभी भी ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जहाँ पर लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता या उनको उनकी बराबरी के हकूक नहीं दिए जाते। इनके लिए क्या करना चाहिए फिर हमें? बिल्कुल, इनके लिए जो है हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। हमें और मीडिया एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि हम उन तमाम ऐसे तबकों में जहाँ पर अभी भी विमेन एजुकेशन पर सिग्निफिकेंस नहीं दी जाती, उनको एजुकेट किया जाए कि हमें चाहे हमारा जो है बच्चा है या बच्ची है, उसको हमने एजुकेट करना है ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। इसके अलावा उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, कोटा उनका ज़्यादा करना चाहिए ताकि वो भी सर्विसेज को ज्वाइन कर सकें, वो भी जो है आगे बढ़ सकें। बिल्कुल ऐसे ही हो, और अपना नाम रोशन करें, अपनी फैमिली का नाम रोशन करें और साथ साथ पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और हम देख रहे हैं कि अब लड़कियां इस दौड़ में शामिल होना शुरू हो गई हैं और मर्दों के शाना बशाना खड़ी हुई हैं और अपना नाम रोशन कर रही हैं, पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रही हैं। जोहा शाकिर, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला और यहाँ पर हमारे साथ तशरीफ रखती हैं और आपने इतनी अच्छी अच्छी टिप्स दी हैं। मैं आपका बहुत ज़्यादा बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ। जनाब जोहा शाकिर हमारे साथ मौजूद थी और हम बात कर रहे थे ज़िले इंतज़ामिया के हवाले से और कोरोना पर उन लोगों ने किस तरह अमल दरामद कराया। पॉलिसीज़ पर अमल दरामद कराना एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, लेकिन हमने देखा था कि ज़िले इंतज़ामिया ने ये काम बड़ा ही बाखूबी सर अंजाम दिया है। ख़त्म है इस प्रोग्राम का और मुझे इजाज़त देनी है। आपने अपना बेहद ख्याल रखना है और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। लेकिन जाते जाते आतिफ असलम का नया गाना है रात, वो ज़रूर सुनिएगा।